याद करना है, राजपूत पाल। इसी को बोला जाता है प्राचीन या पूर्व मध्यकाल भी बोला जाता है, मध्यकाल स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, प्री मेडिवल पीरियड। ठीक, ध्यान से देखिए, मैं क्या बोला, एक सिद्धांत आया अग्निकुंड सिद्धांत। क्या सिद्धांत बोलते हैं इसको? अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत वाला चंद्रबरदाई है। कौन है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के अनुसार माउंट आबू पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया। भीलवाड़ा का जैन मंदिर याद आया ना, कहाँ है? माउंट आबू। वहीं पर ना एक यज्ञ किया गया, और उस यज्ञ में ऐसा बोला जाता है कि 4 राजपूत वंशों का उदय हुआ, जिसमें सबसे पहला है गुर्जर प्रतिहार। सबसे पहला कौन सा है? इसको पढ़ा दिया हूं मैं, त्रिपक्षी संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार। उसके बाद याद रखना है चौहान वंश, परमार वंश, और इसको अभी भूल जाओ तुम लोग, टेंशन आ जाएगा, सोलंकी वंश। अग्निकुंड सिद्धांत बोलता है कि जब माउंट आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया तो उस यज्ञ से 4 राजपूत वंशों का जन्म हुआ। इन राजपूतों में सबसे पहले किसका बात किया? गुर्जर प्रतिहार। सबसे पहले कौन आया? प्रतिहार वंश। ये गुर्जर प्रतिहार राजपूतों में सबसे पहले आए, ठीक है। इसी के बाद छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, और कम से कम अपने को कितने राजपूत वंश पढ़ने हैं? 10। छोटे छोटे कम से कम आपको देखो, एक और राइटर है जिसका नाम क्या है? कल्हण। ये कल्हण की राज तरंगणी में कितने तो राजपूत वंशों का वर्णन है? 36। और 36 में से आपको कितने पढ़ने हैं? 10। ये देखिए, ये सोलंकी वंश, जिसको अहिलवाड़ा का चालुक्य बोला जाता है। 3 प्रकार के चालुक्य बताया था। पहला बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य। अगर इसको चालुक्य देगा तो इसको देगा अहिलवाड़ा का चालुक्य। चालुक्य भर नहीं देगा, क्या देगा? अहिलवाड़ा का चालुक्य। अनिलवाड़ा का चालुक्य, ये नाम देगा। या तो क्या दे देगा? सोलंकी वंश। क्या दे देगा? सोलंकी वंश। दूसरे नंबर पर ये याद रखना, ये है क्षेत्र चौहान। कौन है दूसरा? चौहान। ठीक, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये है आपका तोमर, दिल्ली। कौन सा जगह? दिल्ली। ये वाला है गहड़वाल। गहड़वाल 1 2 3 4। ऊपर वाला कौन सा है? लोहार। कौन सा वंश? लोहार वंश। कितने हो गए? 5। ये वाले क्षेत्र पर आ जाएगा आपका क्या? परमार। परमार। इसके बाद ये वाले क्षेत्र पर आ जाएगा चंदेल। इसके नीचे आ जाएंगे काकती। सॉरी, कलचुरी। काकती बोल रहा हूं, कलचुरी। कौन आ जाएगा बेटा? कलचुरी। ये वाला हो गया तेरा गंग वंश। कौन सा वंश? गंग वंश। और जो बाजू में बचा यहां पर सेन वंश। ये 10 राजवंश आपको जानने हैं। कितने राजवंश? 10। सोलंकी राजधानी अहिलवाड़ा या गुजरात, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। अहिलवाड़ा बोलिए चाहे गुजरात बोलिए। चौहान वंशों की राजधानी थी अजमेर। राजधानी कहां थी? अजमेर। तोमर राजवंश की राजधानी थी दिल्ली। गढ़वाल का कन्नौज। गढ़वाल का कन्नौज। लोहार का कश्मीर। लोहार का कश्मीर। परमार का मालवा। परमार का मालवा। चंदेलों का याद रखना है आपको, बुंदेलखंड, ठीक है, या जजाक भुक्ति। बुंदेलखंड बस याद रखो। कलचुरियों का याद रखना है त्रिपुरी। कलचुरियों का क्या? गंग का उड़ीसा, गंग का, और सेन का बंगाल। सेन का
बंगाल। ये राजधानी थी। क्या था ये? राजधानी। अब संस्थापकों को देखना है, कौन कौन फाउंडर है। ठीक, पहला वंश अपने को पढ़ना है चालुक्य सोलंकी वंश। चालुक्य सोलंकी वंश, ठीक है। आपको ये चालुक्य बोलोगे तो अहिलवाड़ा का चालुक्य बोलोगे, वरना इसको बोलना ही नहीं है। आपको एक नया वंश पढ़ना है, कौन सा? सोलंकी वंश। कौन सा वंश? सोलंकी। जिस जगह पर गुर्जर प्रतिहार थे उसी जगह पर क्या जाएगा? सोलंकी वंश। देखो, राजधानी बनाएगा अनिलवाड़ा को। राजधानी किसको बनाएगा? अनिलवाड़ा बोला जाता था गुजरात को। अनिलवाड़ा किसको बोला जाता था? गुजरात को। तो इनकी राजधानी अनिलवाड़ा बोलो चाहे गुजरात बोलो, अनिलवाड़ा बोलो चाहे गुजरात बोलो, मतलब एक ही है। क्लियर हुआ? ठीक, चले आगे। इस वंश के लोगों ने, अधिकतम लोगों ने एक धर्म अपनाया जिसको बोलते हैं जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। ये चीज नहीं भूलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, सोलंकी शासकों ने एक धर्म अपनाया, कौन सा धर्म? अधिकतर राजाओं ने जैन धर्म ही अपनाया। ठीक, इसके संस्थापक का नाम मूलराज। संस्थापक का नाम मूलराज। उसके बाद दूसरा प्रमुख राजा आएगा भीम प्रथम। कौन आ जाएगा? भीम प्रथम। तीसरा राजा जय सिंह। तीसरा राजा जय सिंह। चौथा राजा कुमारपाल। कौन आ जाएगा? चौथा राजा कौन? कुमारपाल। पांचवा आ जाएगा अमोघवर्ष। अच्छा, इसका नहीं है यार, सॉरी, अजयपाल। कुमारपाल के बाद अजयपाल। कुमारपाल के बाद कितने हो गए? 5। फिर से आ जाएगा मूलराज सेकंड। कितने हो गए? 6। अंतिम शासक आ जाएगा भीम सेकंड। जो पहला शासक था वही 6वें नंबर पर आएगा, जो दूसरा शासक था वो 7वें नंबर पर आएगा। फर्स्ट की जगह क्या लग जाएगा? सेकंड। तो मूलराज भीम प्रथम, मूलराज फर्स्ट, भीम फर्स्ट। इसके बाद तीसरा कौन आ जाएगा? जय सिंह। कौन आ जाएगा? जय सिंह। कुमारपाल। कौन आ जाएगा? कुमारपाल। कुमारपाल के बाद कौन आ जाएगा? अजयपाल। कौन आ जाएगा? अजयपाल के बाद मूलराज सेकंड, और अंतिम शासक भीम सेकंड। किसी को याद हुआ तीनों में? किसी को याद हुआ तीनों में? मूलराज प्रथम, भीम प्रथम। मूलराज प्रथम के बाद भीम, तीसरा जय सिंह, चौथा कुमारपाल, पांचवा अजयपाल, छठवा मूलराज, सातवां भीमद्वितीय। ठीक है, मूलराज द्वितीय और भीमद्वितीय। अरे भैया, याद तो करना पड़ेगा ना बेटा। चलिए, मात्र इसके बारे में जानना है, इस वंश का संस्थापक था। ठीक है, केवल क्या जानना है मूलराज के बारे में? इस वंश का संस्थापक था। दूसरा इंपॉर्टेंट राजा है भीम प्रथम। याद करिए, भीम प्रथम के शासन काल में ही मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण होता है। महमूद गजनवी, सॉरी, मोहम्मद नहीं, महमूद गजनवी। याद आया? तो इसके शासन काल में, ठीक है, 1025 में महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण होता है। याद आ गया? और किसको लूट लेगा? सोमनाथ मंदिर को क्या करता है? लूट लेता है। महमूद, क्या है ये? महमूद गजनवी। ठीक है, ये है महमूद गजनवी। ये किसको लूट लेगा? सोमनाथ मंदिर को लूट लेता है। कौन से मंदिर को लूटा? सोमनाथ मंदिर को। और सोमनाथ मंदिर को लूटा, ठीक है, सोमनाथ मंदिर को तोड़ भी दिया। लूटने के बाद क्या किया? सोना चांदी को ले लिया, मंदिरों को तोड़ दिया। अच्छा, यहां तक कि शिवलिंग को भी तोड़ दिया। और इस शिवलिंग को तोड़ने के बाद जो इसके पत्थर बचे उसको उठा के ले गया कहा? गजनी। कहा ले गया? गजनी। और गजनी में बन रहा था एक तो मस्जिद। मस्जिद का नाम है जामी मस्जिद। मस्जिद का नाम क्या है? जामी मस्जिद। और उसके सीढ़ियों में उन पत्थरों को लगा दिया। कौन? महमूद गजनवी। पहला बात याद रखना है, भीम प्रथम के शासन काल में इसका भारत पर आक्रमण हो रहा है। क्या हो रहा है? भारत पर आक्रमण हो रहा है, एक बात। दूसरा बात ये याद रखना है, इसके आक्रमण किया, ठीक है, मंदिरों को तोड़ा, मूर्ति को भी तोड़ दिया। उसके बाद मूर्ति को तोड़ने के पश्चात जो पत्थर थे उसको कहां पर जाके फिट कर दिया? एक मस्जिद बन रहा था, कौन सा मस्जिद? जामी मस्जिद, उसकी सीढ़ियों में लगा दिया। बाद में भीम प्रथम क्या करता है? इसका जीर्णोद्धार करेगा। कुमारपाल भी करता है, ये भी करता है।
तो भैया जिसके शासन काल में टूटेगा वो ना करेगा। तो कुमार भीम प्रथम क्या करता है, फिर इस मंदिर का क्या करता है, जीर्णोद्धार करता है। इससे कहीं ज्यादा जानने वाला बात यह है, इसका एक सामंत था विमल शाह। इसका कौन था, एक सामंत, नाम क्या था उसका। इसने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, माउंट आबू में। क्यों करवाया भैया, क्योंकि इस वंश के लोग कौन सा धर्म अपना रहे हैं, जैन धर्म। जैन धर्म जो नहीं अपना रहा है वो भी क्या कर रहा है, जैन धर्म को संरक्षण दे रहा है। ठीक है। अगला शासक आया जय सिंह। इसका टाइटल था सिद्धराज। क्या था नाम, ये सिद्धराज नहीं सिंधराज था, लेकिन पुस्तक में लिखते लिखते सिद्धराज लिख दिया, क्योंकि जय सिंह ने क्या किया था, सिंध पर अटैक करके उसको जीत लिया था। जय सिंह सिंधराज, धीरे धीरे क्या हो गया वो सिद्धराज, लेकिन आपको याद रखना है जय सिंह सिद्धराज। इसने क्या किया, परमार वंश का एक राजा है यशोवर्मन, इसको हराया। इसके बाद क्या किया, मालवा विजय के बाद कहां का शासक है, परमार वंश। अरे भाई साहब, मालवा का, कहां का ये, मालवा का। और मालवा को जब जीत गया तब एक टाइटल लिया, मालवा मतलब उज्जैन। उस समय उज्जैन कहां था, मालवा में। और उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, अवंती ही, इसलिए ये ही टू का टाइटल ऑफ अवंतीनाथ। मालवा के शासक यशोवर्मन को हराया। उसको हराने के पास इसने अवंतीनाथ की उपाधि लिया। काय की उपाधि लिया, अवंतीनाथ की उपाधि लिया। ठीक है। इसने सिंध पर आक्रमण किया और उसको भी विजय हासिल किया। सिंध को जीतने के कारण इसने टाइटल लिया क्या, सिद्धराज। ठीक है। और जय सिंह शैव धर्म को अपनाने वाला, इसने कौन सा धर्म अपनाया, शैव। लेकिन पूरा का पूरा वंश कौन से धर्म को अपना रहा है, जैन। इस लेकिन इसने जैन धर्म को संरक्षण दिया, प्रोटेक्शन दिया। कैसे पता चलता है, क्योंकि इसके दरबार में ये जैन विद्वान हेमचंद, ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद किसके दरबार में रहता था, किसके दरबार में रहता था, जय सिंह। ठीक है। प्रसिद्ध जैन विद्वान किसके दरबार में रहता था, इन द कोर्ट ऑफ जय सिंह। किसके, जय सिंह। तो जय सिंह के बारे में ज्यादा बातें जानना नहीं है, आपको ये जानना है पूरा का पूरा वंश कौन से धर्म को अपना रहा था, जैन को। लेकिन ये कौन से वंश को अपनाया, शैव धर्म को। शैव धर्म को अपनाया, इसका मतलब जैन धर्म को छोड़ दिया नहीं, जैन धर्म को भी क्या दिया, ये संरक्षण दिया। इस बात की जानकारी कैसे मिलती है, इसके दरबार में एक जैन विद्वान रहता था, नाम क्या उसका, हेमचंद। अब इसके इनोवेशन को देखोगे तो दो इनोवेशन याद रखना, एक मालवा पर अटैक करेगा, ठीक है, और ही टू का टाइटल आप अवंतीनाथ, काय का उपाधि ले लेगा, अवंतीनाथ का। और एक बार सिंध पर आक्रमण किया था, इसलिए इसके नाम के साथ क्या जुड़ गया है, सिद्धराज या सिंधराज। बस खत्म। का कोई संतान नहीं था, निसंतान था। तो भैया किसी ना किसी को तो वंश का राजा बनाना पड़ेगा, इसीलिए एक ऐसा राजा को चुना गया जो इस वंश का था ही नहीं। नाम क्या उसका, कुमारपाल। कुमारपाल इस वंश का नहीं था, लेकिन कुमारपाल की जो पर्सनालिटी थी या उसका जो कार्य था वो बहुत अच्छा था। ये एक गणिका का पुत्र था, वेश्याओं को क्या बोला जाता था, गणिका। इसके गुण, क्वालिटीज के कारण इसे इस वंश ने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया, और इसको क्या बना दिया गया, राजा। क्वेश्चन याद रखना, इस वंश का नहीं था, उसके बाद भी इसकी क्वालिटीज के कारण इसको क्या कर लिया गया, गोद ले लिया गया, और क्या बना दिया गया, इस वंश का राजा बना दिया। जय सिंह सूरी नामक कवि, कवि का नाम नहीं बोलना है, जय सिंह सूरी नामक कवि ने कुमारपाल चरितम, ये देखो कुमारपाल चरितम नामक एक ग्रंथ की रचना किया। इस कुमारपाल चरितम में भी 36 प्रकार के राजपूत वंशों के बारे में बताया गया है। ध्यान से देखो, कुमारपाल के बारे में पहला बात, कुमारपाल इस वंश का नहीं था, उसके बाद भी उसके गुण और क्वालिटी के कारण उसको इस धर्म में क्या किया गया, एडॉप्ट कर लिया गया, गोद ले लिया गया, और गोद लेकर के राजा बना दिए। राजा बना दिए तो ये भी क्या कराता है, कौन से मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा। और इसी के शासन काल में जय सिंह सूरी नाम का एक क्या रहता था, कोर्ट पोएट, दरबारी कवि। इसके दरबारी कवि का नाम क्या था, जय सिंह सूरी। और जय सिंह सूरी की रचना नहीं भूलना है, इसने कुमारपाल ऊपर ही लिख दिया, कुमारपाल, ठीक है, इसी के कैरेक्टर पर लिख दिया कुमारपाल चरितम। ये हो गए कुमारपाल। कुमारपाल के बाद
अगला शासक बनेगा अजयपाल। क्या करे, कौन बनेगा, अजयपाल। अब इसके समय में एकदम एक प्रमुख घटना घट जा रही है। कुछ लोग आ रहे हैं जो जैन को अपना रहे हैं, कुछ लोग शैव को अपना रहे हैं। तो इसके समय में कौन कौन से दो धर्म चल रहे हैं, जैन और शैव, मतलब हिंदू और जैन चल रहे हैं। हिंदू और जैनों में क्या होता है, शैव धर्म के उपासक और जैन धर्म के उपासक, इनमें चालू हो जाता है दंगा, मारपीट। तो इसके शासन काल में एक प्रमुख चीज याद रखना है, शैव धर्म और जैन धर्म के बीच क्या छोड़ जाता है, गृह युद्ध, डोमेस्टिक वायलेंस, गृह युद्ध। क्या हो जाता है, गृह युद्ध। ठीक है, इस कारण अनेक जैन भिक्षुओं की हत्या हो जाती है, कई तो जैन भिक्षु मारे जाते हैं। जैन भिक्षु क्यों मारे जा रहे हैं, ये बेचारे लोग चाटी खून थे, पाप पड़ेगा बोल के, ऐसा आदमी तो मरी गई, उधर चला रहा है जय शिवाजी जय, ऐसा जय शंकर भगवान। अनेक जैन भिक्षुओं की हत्या कर दिया गया, कई जैन मंदिर को नष्ट कर दिया गया। ये सारी घटना किसके शासन काल में हो रही है। और एक जन इसी का जो एक वो था, क्या देखो, अजयपाल इसका नौकर था, नौकर, ये अजयपाल को चाकू मार दिया, जा तू ही जा। ठीक है, दंगा हो रहा था राज्य में, वहां तक ठीक है, इसको भी चाकू में मार दिए। किसको, अजयपाल को। किसको मार दिया गया, अजयपाल को। ठीक, इसके बाद अचानक भयानक चाकू मार के मार दिए तो राजगद्दी फिर खाली, तो टेम्पररी रूप से किसको बैठा दिए, फिर से मूलराज सेकंड को। अजयपाल की हत्या के पश्चात अस्थायी रूप से टेम्पररी मूलराज सेकंड क्या बन गया, राजा बन गया। लेकिन उसके बाद अगला शासक आया जो इस वंश का सबसे इंपॉर्टेंट राजा है, भीम सेकंड। कौन है, भीम सेकंड, भीम द्वितीय। ये पावरफुल राजा था। ठीक है, एक दो बात तो हमेशा याद रखना है, ये इसने फिर से जो इनका जो सोलंकी वंश डूब चुका था उसको रीएस्टेब्लिशमेंट किया, तो इसको पुनः संस्थापक के नाम से जाना जाता है, रीफाउंडर। भीम सेकंड वाज अ रीफाउंडर ऑफ सोलंकी डायनेस्टी। दूसरा बात याद रखना है, इसने 1178 को, ध्यान से देखो ये सन 1178 में मोहम्मद गौरी को हरा दिया। मोहम्मद गौरी भारत में उस सिंध विंध इलाकों को जीत गया रहता है। ठीक है, उसके बाद सोचा बड़े जगह पर आक्रमण करता हूं, तो 1178 में ये गुजरात और ये राजस्थान हिस्से पर आक्रमण किया। वहां पर किसका शासन चल रहा था उस समय, भीम द्वितीय का। ये भीम द्वितीय किसको हरा दिया भैया, मोहम्मद गौरी को युद्ध में हरा देता है। भारत में मोहम्मद गौरी की ये पहली हार है। 1178 कौन हरा रहा है, भीम सेकंड। अभी सारा इतिहास घूम के एक जगह आ जाएगा, पूरा इतिहास घूम के एक जगह आ जाएगा, कहां पर आके केंद्रित हो जाएगा, मोहम्मद गौरी के पास। इतना पढ़ रहे ना मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी, ये गौरी के आसपास घूमने लग जाएगा इतिहास लास्ट में जाके। ठीक, अभी देखो 1178 में भीम सेकंड से हार गया। किसे हार गया, भीम सेकंड से। इसके बाद 1195 में, अब देखो कुछ क्षेत्रों पर 1194 में एक युद्ध लड़ेगा गौरी, चंदावर का लड़ाई 1194। इस युद्ध को जीतने के पश्चात, ठीक, अपने कुछ गुलामों को ये जगह दे दिया रहता है। इसी में इसका एक गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्या करता है, मोहम्मद गौरी की बेटी फंसा लेता है, बोले फंसाओ तो कुछ तगड़ा, और राजा बन जाता है बढ़िया अच्छा खासा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी के साथ ब्याह करके रहता क्या इसका गुलाम, रहता क्या इसका गुलाम। 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक को भी पराजित कर दिया। लेकिन किसी भी तरह कुछ समय पश्चात ये गुजरात पर आक्रमण करके अहिलवाड़ा पर कब्जा कर लेता है। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन भीम द्वितीय इस बात का बदला फिर कुछ समय बाद ले लेता है। 1201 में इसने, भीम द्वितीय ने फिर से अपने राज्य को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो याद रखना है, एक बार हरा रहा है किसको, मोहम्मद गौरी को, एक बार हरा रहा है किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन ऐबक कुछ समय पश्चात जीत जाता है फिर से, लेकिन अपने राज्य को कौन पाले रहा है, भीम सेकंड। ठीक है, सोलंकी वंश का ये अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका ही एक मंत्री था, नाम क्या उसका, लवण प्रसाद। ये यहां पर बघेल वंश की स्थापना करेगा।
सोलंकी वंश खत्म होगा, कौन सा वंश आ जाएगा? बघेल वंश। अभी मैं राजपूत वंश में चालुक्य बोलूंगा तो इस चालुक्य की बात हो रही, याद रखना। उनका बात होगा ना तो सामने लिखा रहेगा बादामी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य, वेंगी का चालुक्य। और इनका बात रहेगा तो याद रखना अहिलवाड़ा का चालुक्य। काय का चालुक्य? सोलंकी वंश में ये देखो, एक याद रखना है नोट के तौर पर, सोलंकी वंश में महिलाओं को कहां पर अपॉइंट किया जाता था? हाई पोस्ट पर, उच्च पदों पर महिलाओं को क्या किया जाता था? नियुक्त किया जाता था। ये रहा आपका पहला डायनेस्टी, सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के बाद दूसरा आ जाएगा चौहान वंश। दूसरा क्या आ जाएगा? चौहान वंश। ठीक है, ये क्षेत्र याद रखना है कौन सा? अजमेर। क्षेत्र कौन सा? अजमेर। बाद में पृथ्वीराज चौहान किसको राजधानी बना लेगा? दिल्ली को। किसको बना लेगा? दिल्ली को। भी पहला राजधानी इनका याद रखना है अजमेर, राजधानी का नाम अजमेर। ठीक है, ये पहले प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के क्या हुआ करते थे? सामंत। गुर्जर प्रतिहारों के क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। लेकिन इनके संस्थापक का नाम याद रखना वासुदेव। वासुदेव ने एक पर्टिकुलर एरिया के अजमेर के आसपास क्षेत्रों को, अजमेर से भी पहले ये छोड़ दे, अजमेर के आसपास क्षेत्रों पर ये अपना शासन प्रशासन चालू किए। अजमेर शहर अजय राज के नाम से बसाया गया। चालुक्य वंश का एक चौहान वंश का एक शासक था जिसका नाम था अजय राज, और अजय राज ने क्या किसको बसाया था? अजमेर को। इसलिए अजय राज के नाम से इस जगह का नाम क्या पड़ा? अजमेर। लेकिन इस वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। ठीक है, इसके पश्चात एक शासक बना अर्णोराज। अगला शासक कौन बना? अर्णोराज। वासुदेव, बस एक नाम जानो, वासुदेव। अजमेर अजय राज को तो जानना ही नहीं है, अगर क्वेश्चन सिर्फ ये याद रखना है इसके नाम से इस जगह का नाम पड़ा, बस। दूसरा शासक अर्णोराज, दूसरा शासक। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि सबसे ज्यादा विस्तार अर्णोराज के समय में हुआ चौहानों का। ठीक है, यह चालुक्य शासक कुमारपाल से पराजित हुआ। अभी थोड़ा देर पहले कुमारपाल बताया था, तो ये कौन सा चालुक्य है? अहिलवाड़ा के चालुक्य शासक कुमारपाल से क्या हुआ था? पराजित हुआ था। अर्णोराज क्या हुआ था? कभी सिंध पर आक्रमण कर लेता था, कभी गुजरात पर कर लेता था, कभी इधर बुंदेलखंड पर, कभी इधर, तो ऐसे कर करके कुछ क्षेत्रों को जीतने में सफलता पा गया था। इसीलिए बोला गया कि चौहान वंश में सर्वाधिक क्षेत्र जीतने वाला कौन था? अर्णोराज। ठीक है, भूल जा, शिफ्ट डिलीट कर दे, रखने की जरूरत नहीं। आपको इसके बाद पड़ेगा विग्रहराज। नाम क्या इसका? विग्रहराज। इसने एक उपाधि धारण किया, इसका उपाधि का नाम था विसल देव, तो इसीलिए इसके नाम के साथ बोला जाता है विग्रहराज चतुर्थ विसल देव। ही टुक अ टाइटल ऑफ विसल देव, इसकी उपाधि थी क्या? विसल देव। ठीक है, ये क्या करता था? बहुत बढ़िया कहानीकार था। क्या था? कहानीकार। इस विग्रहराज ने खुद एक नाटक लिखा, हरि के लिए क्वेश्चन पूछ चुका है। विग्रहराज की नाटक का नाम हरि केली। ये नाटक है, किस लैंग्वेज में लिखा? संस्कृत में। किसमें लिखा? संस्कृत में। और याद रखना, इसके दरबार में एक प्रमुख कवि रहता था जिसका नाम था सोमदेव। सोमदेव की रचना ललित विग्रहराज और कथा सरित सागर, ये दोनों रचनाएं याद रखना है सोमदेव का। पहले तो खुद एक कवि था, खुद एक लेखक था, इसीलिए एक नाटक लिखा। नाटक है हरि केली। हरि केली नामक संस्कृत नाटक कौन लिखा? विग्रहराज। कौन लिखा? विग्रहराज। विग्रहराज के दरबार में रहता था सोमदेव। विग्रहराज के दरबार में कौन रहता था? सोमदेव। सोमदेव की दो रचना याद रखना है। पहला वाला कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, और दूसरा याद रखना है आपको ललित विग्रहराज। ललित विग्रह, ये देखो ये तो विग्रहराज राजा का नाम हो गया, ललित विग्रहराज। ओके, अब आपको ध्यान से देख, मेरी बात सुनो। इसी ने क्या किया था? अजमेर में एक कॉलेज बनाया। कॉलेज कौन सा था? संस्कृत कॉलेज। अजमेर में इसके द्वारा क्या बनाया गया? संस्कृत कॉलेज।
आगे चल के इसी संस्कृत कॉलेज को तुड़वा कर या इसके खंडहर पर, रिमेनिंग्स पर, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बनाएगा? 2.5 दिन का झोपड़ा। कितने दिन का झोपड़ा? बनाने में लग रहा है 2.5 दिन, इसलिए नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। ऐसा नहीं देगा 2.5, 2.5 दिन, अंग्रेजी में भी लिखेगा 2.5 दिन। नोट्स भेज दिया हूं, खोल के बैठा करो, समझ में आ रहा है? हाँ, खोल के बैठोगे तो क्या अंग्रेजों को क्या फायदा होगा? बहुत सारे वर्ड आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे, तो तुम लोग के लिए कोई मनाही नहीं, खोल के बैठ सकते हो आप, है ना? इंग्लिश वाले, हिंदी में तो खुला ही है। अब कई नेता हिंदी वाला भी खोल के, अरे हिंदी में तो खुला ही है। ललित विग्रह राज, अच्छा, इसने एक क्या बनाया? कॉलेज। कौन सा कॉलेज? संस्कृत कॉलेज। इस संस्कृत कॉलेज को तुड़वा कर बोलो, चाहे इसके खंडहर पर, रिमेनिंग्स पर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद बनाया। क्या बनाया? उस मस्जिद को बनने में 2.5 दिन लगा, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक आएगा अब पृथ्वीराज थर्ड। ध्यान से इसको देखो, पृथ्वीराज। क्वेश्चन ऐसे ही नॉर्मल क्या पूछता है पता है? निम्नलिखित में से पृथ्वीराज चौहान कौन है? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चतुर्थ, कौन है? पृथ्वीराज थर्ड ही क्या कहलाता है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ताबड़तोड़ पर्सनालिटी का व्यक्ति था, ठीक है। जितना अच्छा लड़ाकू था उतना ही दिखने भी स्मार्ट था। इसका एक दोस्त हुआ करता था, गढ़वाल वंश का राजा जयचंद। भले उम्र में बड़ा था जयचंद, भले उम्र में क्या था? जयचंद बड़ा था, लेकिन दोनों मिलकर ही युद्ध करते थे। जब भी युद्ध करते थे कैसे करते थे? अगर कोई विदेशी आक्रमण हो रहा है या किसी के ऊपर अटैक करना है तो दोनों मिलकर युद्ध करते थे, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान। इसी समय 1191, ठीक है, 1191, इसी समय 1191 में मोहम्मद गौरी, इससे पहले जब जो आक्रमण 17 बार आक्रमण किया वो गजनवी था। कौन था? देखो, मोहम्मद और महमूद, आप नाम को कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ दो, लेकिन गजनवी और गौरी दोनों तो अलग अलग है ना, तो जिसका नाम बड़ा है वो पहले आएगा। गजनवी क्या है? पहले आएगा, गौरी बाद में आएगा। अब क्लियर हो गया? अब देखो, मोहम्मद गौरी का आक्रमण होगा 1191, वो तो 1025 की बात कर रहे थे अपन, लगभग 200 साल का अंतर दिख रहा है। तो 1191 में मोहम्मद गौरी का अटैक होगा, ठीक है। तराइन के मैदान पे बुलाया जाएगा, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का पहला युद्ध कब होगा? 1191। क्योंकि अभी दोनों के दोनों भी दोस्त हैं, तो एक साथ मिलकर बड़े आसानी से किसको हरा देते हैं? मोहम्मद गौरी को, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। पहले कुछ नॉर्मल सी बातें देख लो, ठीक है। इसे ही राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? राय पिथौरा। नहीं दिखा है क्या कुछ? सेकंड लाइन में है, अच्छा। इज आल्सो नोन एज राय पिथौरा, ठीक है। पहला युद्ध 1191 किसके साथ हो रहा है? गौरी के साथ। किसके साथ हो रहा है? गौरी। किसका हो रहा है मेन? पृथ्वीराज चौहान। अभी साथ में कौन है? जयचंद। कौन है? तो जयचंद। इसीलिए बड़े आसानी से पृथ्वीराज चौहान हार जाएगा और इस युद्ध में किसकी विजय हो जाएगी? पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को तराइन के पहले युद्ध में पराजित कर दिया। तराइन बोलने का मतलब हरियाणा। तराइन कहां पर है? हरियाणा में। तराइन कहां पर है? हरियाणा में। अभी हरियाणा पढ़ाऊंगा तो एक बार और आ जाएगा तराइन। 1191 में ये जीत गया। और देखो, दोनों दोस्त थे तो बार बार इसका आना जाना कहां था? गढ़वाल वंश में। गढ़वाल वाले कहां आते थे? अजमेर में। इसी बीच में ये तोमर वंश के ऊपर अटैक कर लिया और तोमर वंश से क्या जीत गया? दिल्ली। क्या जीत गया? दिल्ली। और इसने अपनी राजधानी कहां शिफ्ट कर लेगा? दिल्ली, ठीक है। इसकी राजधानी कहां हो जाएगी? दिल्ली। ये देखो, इसने क्या किया? दिल्ली को जीतकर अपनी राजधानी बना लिया। और दिल्ली को किससे जीता होगा?
तोमरों से। किससे जीता होगा? तोमरों से। अब याद रखना है, ये जैसे ये जीता सभी जगह नाम चालू हो गया, भाई ने किसको हरा दिया? अरे भाई, गजनी के पास का राजा मोहम्मद गौरी। ये भी गजनी के पास का ही था ना। ठीक है, ये सब तुर्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं एक साथ? तुर्क। हाँ, आसपास क्षेत्र के लोग क्या कहलाते हैं? तुर्क। वहीं पर यूएई है, अफगानिस्तान के ऊपर वाला क्षेत्र। ठीक है, अजनी गजनी तुर्क वाला क्षेत्र। अर्गिस्तान, तिर्गिस्तान, किर्गिस्तान, नाम सुने सब? तो वो वाला क्षेत्र एक साथ क्या कहलाएगा? तुर्क। तो उधरी के लोग थे। तो ये जब हराया, पूरा हल्ला हो गया भारत में, अरे हरा दिया, हरा दिया। अब सुना बात जैसे, अब संयोगिता बोले ठीक। अरे भैया, किसी को भी योग्य वर चाहिए रहता है। कभी सुना है क्या मेरे सपने को मजदूर? तो राजकुमार चाहिए है ना। तो हर किसी क्या चाहिए? राजकुमार। तो देखी कि बढ़िया है, अच्छे कुल का भी है, राजा भी है और पावरफुल भी है। फिर कौन रोक सकता था? ठीक है, हाँ, फॉल इन लव, फॉल इन ठीक, प्रेम में पड़ गई। अब प्रेम में पड़ गई, ये बात पता चला किसको? जयचंद को। पता भाई, शादी करना तो जयचंद तक तो बात जाएगी ना। तो जयचंद को जब ये बात पता चली, तो जयचंद एकदम अपने आप को ना बड़ा ठगा हुआ महसूस करने लगा। मेरा दोस्त, मेरी बेटी, मेरे कोई नहीं पूछे थे। बड़ा ठगा हुआ महसूस करने लगा और बोला, इसके छोड़ दुनिया में तू किसी से भी शादी करेगी मैं करा दूंगा, लेकिन इससे नहीं। अब उसके पीछे वो कारण वो जाने, लेकिन संयोगिता तो भैया, मना करना मतलब घी में आग डालने का काम करना। उस समय मना करना मतलब घी में आग डालने का काम करना। ठीक है, तो ये मानी नहीं, तो इसके पिताजी ने क्या चालू कर दिया? स्वयंवर। तुम लोग नाम सुने स्वयंवर? स्वयं से जब लड़की अपना वर चुनेगी तब क्या कहलाएगा? स्वयंवर। ऐसे ना राजा लोग को इनविटेशन मिलता है, यहाँ पर ऐसे राजा बैठे रहेंगे, ऐसे ऐसा राजा बैठे रहेंगे लाइन से, ऐसा, और बीच से राजकुमारी गुजरते रहेगी। यहाँ पर पहुंचेगी तो ये भी खड़ा हो जाएगा, ये भी खड़ा हो जाएगा, हाँ मोरबारी आ गई। ठीक ये भी खड़ा, ये भी खड़ा। अगर ये मान ले आगे बढ़ गई, समझ गया अपना पत्ता कट गया। ठीक है, अपना पत्ता कट गया, फिर ये आगे बढ़ेगी, जैसे यहाँ पर पहुंची फिर ये दोनों खड़े हो जाएंगे, मोरबारी आगे। ठीक, फिर आगे बढ़ी, ये दोनों फिर बैठ जाएंगे। इस तरह स्वयंवर का आयोजन हुआ, लेकिन उससे पहले लेटर लिख दी थी। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। देख ले तेरे साथ प्यार करने क्या नतीजा हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है मेरा, और तू आएगा कि नहीं आएगा? और अलग से इसको पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिए। दूसरा बात, बेइज्जती करने के लिए शुरू में इसका यहाँ पर ना उसका मूर्ति लगा दिए, पहरेदार टाइप। देख हमारा, बोले पृथ्वीराज चौहान जो किसको हराया है, मोहम्मद, वो हमारा पहरेदार है। बोले ये बिचारी ऐसे माला धरे धरे कोई सब ऐसे पार की, और ये मूर्ति के ऊपर में डाल दी। किसके ऊपर डाल दी? मूर्ति के ऊपर में। तब तक भाई साहब सेना वेना लेके कौन पहुंच गया है? पृथ्वीराज चौहान भरे दरबार से उठा के गया। बाहु, अगर किसी ने इधर हाथ हाथ भी लगाया, समझो बाहुबली तलवार को हाथ लगा दिया, डायलॉग दिया, बैठाया और ले गया। ठीक है, इससे एकदम चिढ़ गया कौन? जयचंद। बहुत ज्यादा चिढ़ गया, बोले मेरा इतना बेइज्जती मेरे ही दरबार में आके मेरी बेटी के ले गया। सीधा गया किसके पास? मोहम्मद गौरी के पास। बोला अटैक कर, इस बार मैं हूं। बोले देख कैसे लड़ाई करते थे, जैसे इधर से दुश्मन आ रहा है तो ये पृथ्वीराज चौहान, ये पूरी उसकी सेना, ऐसा सेना रहता था पृथ्वीराज चौहान का। आधे के बाद जयचंद होता था, उसके बाद उसकी सेना होती थी। युद्ध दोनों हमेशा साथ में लड़ते थे। इस बार भी ऐसा लगा पृथ्वीराज चौहान को कि साथ में लड़ेंगे, लड़ाई भी लड़े। लेकिन भाई साहब इस बार ये जो व्यक्ति था किससे मिला हुआ था? गौरी से। और ये क्या करता था? इसको मार देते थे, ये इसको मार दे रहे हैं, अपने आदमी लोग को पेल दे रहे हैं। इस तरह पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाता है? इस युद्ध को हार जाता है। तो बैटल ऑफ तराइन, दूती तराइन का दूसरा युद्ध फिर किसके किसके बीच में हो रहा है? वही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के,
कहां पर हो रहा है? वही तराइन में। लेकिन इस बार जयचंद किसका साथ दे रहा है? गौरी का। इस युद्ध में क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान हार जाएगा और मोहम्मद गौरी क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यहीं पर गला काट देता है पृथ्वीराज चौहान का। कौन? मोहम्मद गौरी। ठीक, क्योंकि ये दुश्मन को दोबारा चांस नहीं देता। ये लोग जानते हैं बाबा, छोड़ना मतलब अपराध है, बाद में पलट के आएगा। ठीक है, घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए कुछ इतिहासकार क्या बोलते हैं, यहीं पर काट दिया। लेकिन चंद्रबरदाई यहां से दूसरा कहानी बताएगा। कौन था चंद्रबरदाई? समझ गए? दिन रात घूमते था किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो पृथ्वीराज चौहान अगर गुस्सा है तो भी उसका वर्णन करता था। कौन? चंद्रबरदाई। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं पृथ्वीराज रासो के अनुसार बता रहा हूं। इतिहास में ये कहानी खत्म हो गई यहीं पर। पानीपत सॉरी तराइन का पहला, तराइन का दूसरा, पृथ्वीराज चौहान को मारा जाता है। लेकिन पृथ्वीराज रासो बोलता है यहां पर घायल हो गया था पृथ्वीराज चौहान, इसके दोनों आंखों को फोड़ दिया गया भाला से, गरम किया गया, एकदम गरम और गरम, फूप, दोनों आंख को क्या किया गया? फोड़ दिया गया। फोड़ ले जाया गया गजनी। कहां ले जाया गया? गजनी। और गजनी में प्रदर्शनी चल रहा है। ये देखो, ये पृथ्वीराज चौहान, जिसको तुम लोग सब शेर बोलते थे, राय पिथोरा बोलते थे, इसको मैं निपटा दिया। गजनी में सबको दिखाया। लेकिन ये बात बड़ा तकलीफ दे रहा था किसको? चंद्रबरदाई को, कि मेरा मालिक गजनी में जाके दर दर का अंधा हो गया ना, मेन दर दर का ठोकर खा रहा होगा, तो क्यों ना मालिक से मिलने चला जाए। और ये जानता था अगर मैं गया तो मैं भी गिरफ्तार हूं, कोई बात। ये मिलने चलेगा किससे? पृथ्वीराज चौहान से। और दोनों मिले, जेल का दरवाजा बंद, दोनों कैद लिपट लिपट के रो रहे हैं। प्रोग्राम बनाया गया ना, अपमान का बदला लेना पड़ेगा, तो अब लिया जाए। तो बोले भैया, दुनिया में आपके पास एक क्वालिटी है जो सबको पता है, क्या? शब्द भेदी बाण। पृथ्वीराज चौहान क्या चला सकता था? शब्द भेदी बाण। जिधर से आवाज आ रहा है उधर क्या चला सकता था? वो तीर चला सकता था। तो बोले अपन गौरी से बात करता हूं मैं, अपन एक इवेंट करवाएंगे जिसमें गौरी को लगेगा मेरे प्रजा का क्या हो रहा है, इंटरटेनमेंट, और इसी इंटरटेनमेंट में उसका आवाज आपको जरूर सुनाई देगा। वो आदेश देगा आपको, और आदेश देगा तो मैं आपको बताऊंगा कितने दूर पर है। आवाज से तो आप दिशा समझ जाओगे। मैं आपको कविता पढ़ूंगा संस्कृत में, निकालना, तीर मार देना। बोले ठीक है। आयोजन हुआ, पूरा पब्लिक पहुंचा। बोले अब ये भाई साहब कभी तीर से थाली को मार दे रहे हैं, कभी बोतल को मार दे रहे हैं, कभी चिड़िया को मार दे रहे हैं, कभी कुछ मार दे रहे हैं। उसके बाद ना छुप कर दिख ही नहीं रहे। वो भी सातिर था, दिखा ही नहीं रहे, खोज रहे हैं। तो क्यों भैया, कब तीर मेरे को मार देगा, कोई टेंशन। तो एक जगह से इतना ही दिख रहा था, मुंडी ऐसे ले दे के चंद्रबरदाई खोजा, उसको दूरबीन उर्बीन में देखा था, ऐसे दिखा, इतना ही है, इतना बस। और ये भी देख रहा है ऐसे, बाकी पूरा इधर क्या है, दीवाल उवाल घेराया हुआ है, मुंडी कैसे। तब बोला, देख क्या बोलता है, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताओ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। उसके ऊपर में कौन है? सुल्तान। मत चूको चौहान। ये मारा तीर, बोलते हैं उसे माथे में गड़ गया, वो मर गया। क्योंकि देख, ये एक पुस्तक है, पुस्तक का अंत कैसा होगा? सुखद। अगर भैया विलन नहीं मरेगा, पिक्चर देखने में मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। ये पृथ्वीराज रासो में ऐसा वर्णन है। किसमें? पृथ्वीराज। और ये एक दूसरे को चाकू घोप के ये लोग भी मर जाते हैं वहां पर, क्योंकि अंधरा जीवन क्या करेगा जी के। वैसे भी सेना मार लेती, उससे अच्छा क्या किए, खुद को दोनों के दोनों चाकू मार के मर जाते हैं। ऐसा ही पिक्चर बना है। और समझ में आ रहा है? हाँ। ये लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो कौन सी पुस्तक के अनुसार है? पृथ्वीराज रासो। अंत सुखद हुआ, हीरो जीतना चाहिए। कौन जीतना चाहिए? हीरो। लेकिन एक्चुअल घटना क्या है बता चुका हूं। 91 में तराइन का पहला युद्ध, 92 में तराइन का दूसरा युद्ध। जब दूसरा युद्ध ये जीत गया, कौन? गौरी। उसके बाद इसके पास पहुंचा कौन? गढ़वाल वंश का शासक, जो उसका साथ दिया था, कौन? जयचंद। बोले भाई साहब अब आप जाइए दिल्ली से छोड़कर, मैं दिल्ली का राजा बनूंगा, मैंने आपको बुलाया था। बोले भाई जीता मैं, तू कौन?
बोले मैं आपका दोस्त। बोले तू किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता, तू तो अपने ही दोस्त का नहीं हो, मेरा का अपने दोस्त का, अपनी बेटी का, तू उनका नहीं हो, मेरा कैसे हो जाएगा भाई। बोले चला तू भी आ, बोले यहां बुलाया। जगह का नाम चंदावर, 1994 को चंदावर के युद्ध में, ठीक है 1194 बैठल आप चंदावर, जयचंद को भी निपटा दिया। अब कोई नहीं बचा, ना तो पृथ्वीराज चौहान है, ना तो संयोगिता है, और ना तो जयचंद है। सब किसका हो गया, गौरी का। लेकिन जब गौरी इधर बिजी था तो उसकी बेटी फंसा लिया कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तू बोले तू लड़ाई कर, मैं इधर, ये भाई साहब उसकी बेटी फंसा डाला। ठीक, ये खुद कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम था। क्या था, गुलाम। अब बोले ना मेरा गुलाम से मैं तेरा शादी नहीं, तेरा गला काट दूंगा। देख यही गलती तेरा ये किया जयचंद, यही गलती कौन किया, जयचंद। और क्या हुआ देख रहे उसका हाल। चुपचाप, इतना बड़ा राजा था, कोई गलत आदमी तो था नहीं, बिहार कर देता, धसन से रहता वो भी। और कितना मारे थे भूल गए पहले लड़ाई में तुमको, है कितना मारे पहले लड़ाई में तुम भूल गए। ऐसे लोग आपस में मरे हैं, आप आशीर्वाद, चुपचाप आशीर्वाद दे दो। चुपचाप बेचारा आशीर्वाद दिया, जा रहे भैया, और शादी करवा दिया। कौन, मोहम्मद गौरी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, उसका गुलाम, लेकिन उसकी बेटी फंसा के ऐश कर लिया, राजा बन गया। ठीक, चलें आगे। इसी के ऊपर एक पुस्तक लिखा है जयानक, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। ये जयानक लिखा है संस्कृत भाषा में। ये पृथ्वीराज रासो भी किसमें है, सासो नहीं रासो, तुम लोग सासो ही पढ़ दोगे, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चलिए इतनी बातें याद रखोगे। अगला शासक तोमर वंश, अगला शासक तोमर वंश। कुछ नहीं जानना है, एक ही चीज याद रखना है, ये अपने आप को चंद्रवंशी होने का क्या करते थे, दावा। और किसका वंशज मानते थे, अर्जुन का वंशज मानते थे। तोमर, तोमर में एक ही राजा का नाम जानना है, इसका नाम है अनंगपाल। किसका नाम जानना है, अनंगपाल। इस अनंगपाल ने एक दिल्ली नामक एक शहर बसाई और उसको अपना राजधानी बनाया। बाद में इसको पृथ्वीराज चौहान आएगा और वो इसको जीत जाएगा और अपनी राजधानी बना लेगा। क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली शहर कौन बसाया, तोमर। दिल्ली शहर कौन बसाया, तोमर। एक ही क्वेश्चन आएगा आंख बंद करके बस, राजा का नाम पूछेगा तो अनंगपाल तोमर, राजा का नाम पूछेगा तो अनंगपाल तोमर। 1 2 3 4 कई सारे रहते हैं, छोड़ दो तुम लोग, अनंगपाल तोमर बस। एक ही चीज जानना है, दिल्ली शहर कौन बसाया, अनंगपाल तोमर। बाद में इस दिल्ली को कौन जीत जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। कौन जीत जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद अगला शासक आएगा गढ़वाल वंश। कौन सा वंश, गढ़वाल वंश। कन्नौज बाजू में क्या था, कन्नौज 4 नंबर, गढ़वाल भैया एक, ये देखो पहला के बाद दूसरा, दूसरा के बाद ये आ गया तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, गढ़वाल वंश। कौन सा वंश, गढ़वाल वंश। संस्थापक का नाम चंद्रदेव, संस्थापक का नाम। और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का इनका मूल स्थान था, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल माउंटेन रेंज, ये इनका मूल स्थान था। उसके बाद किसी को मत जानना, मदन पाल, गोविंद चंद, फालतू नाम है सब, एक ही को जानो, जयचंद। सीधा इस वंश में किसको जानना है, जयचंद। बाकी पढ़ने के लिए मनाही नहीं है, सब नोट्स में है, आपको जानना लेकिन केवल इसको है, जयचंद। कब जिया कब मरा नहीं, मरा उसी भर को जानना है, 1194। इस वंश का ये अंतिम शासक था, एक महान शासक था। इसने पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलकर 1194 का एक युद्ध लड़ा, लेकिन बाद में गद्दारी कर दिया 1192 में। लेकिन याद रखिएगा जब ये अपना हिस्सा मांगने लगा तब इसको गौरी कहां बुलाया, चंदावर। कहां बुलाया, आ तेरा हिस्सा देता हूं, चंदावर। कहां बुलाया, चंदावर। ठीक है, और यहां पर इस क्या कर, बाकी पूरा तो बता दिया, संयुक्ता इसकी पत्नी थी, स्वयंवर का आयोजन किया, ये सब तो बता दिया। और दोबारा क्या बताऊं, तो चंदावर के युद्ध में इसको कौन हरा देता है, गौरी। ठीक है, और इसका भी चैप्टर यहां पर खत्म हो जाता है। हिंदी में एक मुहावरा आता है, भारत को आज भी खतरा जयचंदों से है, भारत को खतरा आज भी जयचंदों से है।
जयचंद का जब भी नाम आएगा इसका मतलब आप समझना है आस्तीन का सांप। ठीक है, मैं जैसे बोला इस क्लास में कई ठो जयचंद हैं। ठीक है, मान लो मैं ये कहावत बोला इस क्लास में कई ठो जयचंद हैं, इसका मतलब आस्तीन का सांप। मैं ये नहीं बोला उसमें कोई लड़कियां भी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, हाँ। अगला शासक आ गया चंदेल वंश। ठीक है, परमार बाजू में चंदेल, ठीक सीक्वेंस जैसा भी है, देखते हैं चलो। इनकी राजधानी बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जगह, बुंदेलखंड में भी कौन सा, कालिंजर। वर्तमान में कालिंजर को बोलते हैं महोबा। कुछ समय पश्चात ये पहुंच जाएंगे खजुराहो। ठीक है, चंदेल वंश अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो जजाग भुक्ति वंश मिलेगा। जजाग भुक्ति क्या मिलेगा, चंदेल वंश या जजाग भुक्ति वंश, चंदेल वंश या जजाग भुक्ति वंश। राजधानी याद रखना है आपको कालिंजर। कालिंजर ये एक बहुत बड़ा किला हुआ करता था, कालिंजर का किला। कौन सा किला, इस किले को बेटा अच्छे अच्छे लोग नहीं जीत पाए, कालिंजर का किला अभी बताऊंगा। इसी को जीतने के लिए शेरशाह सूरी तोप चलाया। ठीक है, क्या चलाया, तोप। अब ऐसा रबड़ फीट था उसमें, पता नहीं गया टकरा के वापस आ किसी के ऊपर फूट गया, बूम। ऐसा ऐसा ही मौत होता है। देख, शेरशाह सूरी के नाम से अच्छा अच्छा कांपते थे, हुमायूं। इन्हीं से इसी ने किसको बर्बाद किया था, मुगलों को, वो शेरशाह सूरी। ठीक है, तो ये चला रहा था तो कालिंजर के किला में पड़ा, वापस आके इसके पेट में फूट गया, बूम। चितड़ा चितड़ा कुछ नहीं मिला। ठीक है, परमाणु बम टाइप का कालिंजर। संस्थापक देख, चंचल कौन होता है, कौन सा बच्चा, छोटा बच्चे क्या बोलते हैं, नानुक। क्या बोलते हैं, नानुक। संस्थापक नन्नुक। चंचल कौन होता है, छोटा बच्चा। चंचल कौन होता है, छोटा बच्चा, तो चंदेल चंचल। संस्थापक एकदम मस्त है, क्या, नानुक। संस्थापक, अरे नन्नुक, नानुक। ठीक, राजधानी कहाँ थी इनकी, महोबा। आगे चल के इसी में एक शासक आया, देख, यशोवर्मन। यशोवर्मन क्या करता था, विष्णु भगवान का उपासक था। किसका उपासक था, विष्णु का। अब ये जो भी बनाएंगे सब कहां बनाएंगे, देख, खजुराहो में। खजुराहो का जो भी चीज है सब किसके लिए फेमस है, चंदेल वंश। तो खजुराहो में जो भी चीज बना है, कौन बनाया है, चंदेल वंश। कौन बनाया है, चंदेल वंश। बात समझ में आया। अगर चंद खजुराहो का ये, खजुराहो का वो, खजुराहो का यो, खजुराहो कहाँ है, ये खजुराहो नहीं है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। कई जनमुड़ी खजुराहो मध्य प्रदेश, कहाँ है खजुराहो, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो खजुराहो में जो भी चीज है सारे का सारा कौन बनाया, चंदेल वंश के राजाओं ने। ठीक, इसी में एक राजा का नाम है यशोवर्मन। इसने यहाँ पर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाई, चतुर्भुजी विष्णु मंदिर। लेकिन जब यहाँ पर शिव का मंदिर बनेगा तो विष्णु भगवान उनके सामने का लगेंगे, पावरफुल। कौन आ जाएगा, अगला शासक धंगदेव। इसका नाम भूलना ही नहीं है, धंगदेव। अगला शासक धंगदेव, वेरी इंपॉर्टेंट शासक धंगदेव। इसने क्या किया, कालिंजर पर अधिकार करके इसको राजधानी बना लिया। इसे ही चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। यही क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा, बस। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, कौन बनाया, धंगदेव। कंदरिया महादेव मंदिर कौन बनाया, धंगदेव। कौन से वंश का है, अगर राजवंश पूछेगा तो क्या है, कंदरिया महादेव का निर्माण किस राजवंश के द्वारा कराया गया, चंदेल वंश। कौन सा वंश। अब देख, जब मंदिर बना रहे तो कई जन क्या बोलते हैं, मूर्ति पर ध्यान देंगे, कई लोग मंदिर पर ध्यान देंगे। यहां पर पूरा फोकस था नंदी पर। किस पर फोकस था, नंदी की सबसे बड़ी विशाल मूर्ति कहां पर है, तो कंदरिया महादेव। अब ध्यान से सुनो, अगर सेम क्वेश्चन में दक्षिण भारत लगा है तो वृद्धेश्वर महादेव मंदिर। सेम क्वेश्चन में क्या लगा हो, लेकिन दक्षिण भारत। अगर दक्षिण भारत, उत्तर भारत, फलान ढेकान कुछ नहीं लगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, आंसर क्या जाएगा, नंदी की सबसे विशाल प्रतिमा कहां है, तो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर कौन से राजवंश के द्वारा बनाया गया, चंदेल वंश।
सेम क्वेश्चन अगर यही क्वेश्चन लगा हुआ, नंदी की सबसे विशाल प्रतिमा दक्षिण भारत में कहां पर है, तो बृहदेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है। और ये भयंकर पूजा पाठ शक्ति भक्ति वाला था। बोले तेरे नॉर्मल नहीं मरना है, बोले तेरे को जल समाधि लेके मरना है। बोले ठीक है, कहाँ जाना है? प्रयाग। प्रयाग में जल समाधि का मतलब धीरे 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 जल के अंदर तब तक जाते रहो, उसके बाद आओ ही मत। क्या कहलाता है? खत्म, सुसाइड। ठीक, तो याद रखना है, प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर क्या ले लेता है? ये जल समाधि लेकर अपना प्राण त्याग दे देता है। ये है धंगदेव। कौन? धंगदेव। क्या याद रखना है? वास्तविक संस्थापक किसको बोलते हैं मंदिरों का? धंगदेव को। एक बात, एक्चुअल फाउंडर। दूसरा बात, सिर्फ क्वेश्चन आएगा कंदर महादेव और कुछ नहीं आएगा। जल समाधि से प्राण त्याग दिया। इसके बाद इस राजा को नहीं भूलना, विद्याधर। धंगदेव, विद्याधर। संस्थापक नानुक। संस्थापक हाँ, ठीक। ये रहे विद्याधर। ये एक बहुत ही प्रतापी शासक था, याद रखना है। एक बार देखो, सोमनाथ मंदिर पर जब किसका अटैक हो रहा है? गजनवी का। कई बार लूटा ना, कई बार लूटा। ठीक है, तो उस समय गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था राज्यपाल। गुजरात में शासक कौन था? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल क्या किया? एकदम आत्मसमर्पण कर दिया। नहीं जाना है उधर। ठीक, क्यों? किसका आक्रमण हो चुका है? ये भैया ज्यादा ये खतरनाक था। गौरी को तो कई लोग हरा रहे हैं। ठीक है, गजनवी का नाम सुनते कई लोग का प्राण छूट गया। तो ये राज्यपाल बोला नहीं जाएगा। विद्याधर पूछा, उसको बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। काहे कुछ नहीं किया रे? बोला उसका सेना बहुत बड़ा था, मेरे को काट देता। बोले अच्छा, कैसे? ऐसे काटता क्या? यही काट दिया। कौन? विद्याधर। तो मोहम्मद गजनवी से सामना ना करने के कारण, एक दूसरा, सोमनाथ मंदिर को ना बचाने, कुछ तो करता। बोले हाथ गोड़ कटवा लेता, कुछ तो छोटा मोटा लगता तो भी समझ में आता। तो कुछ नहीं किया, इसीलिए कौन काट दिया? इसको हत्या कर देता है विद्याधर इसका। दूसरा बात, अच्छा बोले अब दोबारा आक्रमण करे मैं बताऊं। बोले अटैक हुआ किसका? गजनवी का। दो बार इसके ऊपर आक्रमण हुआ। किसके ऊपर? विद्याधर के ऊपर। पहला बार नो रिजल्ट, दोनों एकदम मैच टाई। ये भी बराबर, ये भी बराबर, मैच क्या हो गया? टाई। दूसरे बार जब ये हुआ तो विद्याधर भारी पड़ गया। कौन भारी पड़ गया? विद्याधर। आखिरी में संधि हुआ, ट्रीटी। और इस संधि के तहत 15 किला देना पड़ा। किसको? मोहम्मद गजनवी को। किसको? विद्याधर को। तो याद रखना किसको चना चबाया? ये मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी। ठीक है, इसने पहला शासक जिसके साथ गजनवी क्या करता है? शांति समझौता, ट्रीटी करता है। ठीक है, ये विद्याधर है। इसके पहले वाला धंगदेव है, कंदरिया महादेव मंदिर। धंगदेव मतलब बस, धंगदेव आया मतलब कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, सब चीज कहां बनाएंगे लोग? खजुराहो। सब कहां, सब चीज कहां बनेगा? खजुराहो। सब कहां बनेगा? खजुराहो। परमर्ती देव लास्ट, परमार्दी देव, इस वंश का अंतिम शासक। ठीक है, याद रखना है, आगे चल के पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल वंश को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? कालिंजर पर अधिकार कर लेता है। ठीक, लेकिन इस परमार्दी देव के दो ठोक सेनापति थे, आल्हा और उदल। आल्हा और उदल। जब पृथ्वीराज चौहान का हमला हुआ था, किनके ऊपर? चंदेलों के ऊपर। ठीक है, या महोबा पर अटैक किया था, तो परमर्दी जब बैठ के लुका गया था। पूरा लड़ाई कौन कर रहा पता? आल्हा और उदल। एक भाई का पैर कट चुका था, दूसरा भाई जख्मी था। एक दूसरे को कंधे पर रखकर स्टेप बनाए थे, कंधे पर रखकर। एक जन इधर इधर मुंह, एक जन इधर मुंह, काटते थे। ऐसा ऐसे थे आल्हा और उदल सेनापति। किसके थे? तो क्वेश्चन आज भी आल्हा और उदल राजस्थान में बड़ा सम्माननीय है। छत्तीसगढ़ में आल्हा उदल की गाथाएं आज भी प्रचलित है, क्योंकि आज भी छत्तीसगढ़ किससे टूटकर बना है? मध्य प्रदेश से। तो आपका जो मैकल पर्वत श्रेणी वाला जो एरिया है, उसमें आज भी आल्हा और उदल के वीर गीत गाए जाते हैं। ठीक है, क्या गाए जाते हैं? और उदल के
वीर गीत गाए जाते हैं। तो आल्हा और उदल को याद रखना है। किसके सेनापति थे ये? परमार्दी देव के। किसके? परमार्दी देव। ठीक है, अगला वंश आ जाएगा परमार वंश। कौन सा वंश? परमार वंश। नीचे परमार वंश था। परमार वंश का शासक संस्थापक उपेंद्र कृष्ण राज। ये लोग अपनी राजधानी कहां बनाएंगे? उज्जैन में। कहां बनाएंगे? उज्जैन में। ठीक है, इसका बस इंपॉर्टेंट राजा वाकपति मुंज, कई बार इसको मिलेगा मुंज। संस्थापक उपेंद्र कृष्ण राज। संस्थापक का नाम? मालवा बोलने का मतलब कौन सा क्षेत्र? उज्जैन वाला। तो राजधानी कहां बनाएंगे लोग? उज्जैन। राजधानी कहां बनाएंगे? उज्जैन। उज्जैन नहीं मिलेगा तो अवंती मिलेगा। ठीक है, ये राजधानी थी। पहला इंपॉर्टेंट शासक मुंज। मुंज क्या करता था? ये देखो, इसका एक उपाधि था मुंज का, सहसांक। मुंज की उपाधि का नाम सहसांक को इसलिए जानना है, इसके दरबारी कवि का नाम था पद्मगुप्त। इसने इसके ऊपर एक पुस्तक लिखा, नव सहसांक चरित। नव सहसांक चरित। नव सहसांक चरित किसकी रचना है? पद्मगुप्त की। किसकी रचना है? पद्मगुप्त की। इसने चालुक्य शासक, देख अब देख मजा देख, कौन सा चालुक्य शासक है? तैलप सेकंड, कल्याणी का चालुक्य। तैलप सेकंड संस्थापक। इसको ना हरा देता था और हंसते रहता था, मुंज। एक बार हराया, मूड खराब। दो बार हराया, दूसरे बार हराया। मुंज नाम था, मुंज। क्या नाम था? हंसा। 6 बार हरा दिया। क्या करता था? 6 बार हरा डाला युद्ध में और मजा लेता था। लेकिन पलट के एक बार ऐसा क्या हुआ कि तैलप सेकंड जीत गया। ये सीधा भोंगा ही दिया, चल बहुत किया। 6 बार हराया। कितने बार हराया? 6 बार। लेकिन 7वां युद्ध में कौन जीत गया? और हराया और सीधा क्या किया? ज्यादा होशियार बनना बेकार है, सीधा हत्या किया। किसका? मुंज का। कौन निपट गया? मुंज। संस्थापक उपेंद्र कृष्ण राज। संस्थापक उपेंद्र कृष्ण राज। अगला शासक मुंज। अगला शासक मुंज। ठीक है, सिंधु राज को भूल जाओ, सीधा आ जाओ राजा भोज। और कहा? यस, राजा भोज। राजा भोज। इसने अपने नाम से एक शहर बसाया जिसको आज भोपाल बोलते हैं, भोजराज। नगर का नाम भोजराज। यही क्या कहलाता है? भोपाल। और एक बहुत बड़ा तालाब बनाया, भोज ताल झील। भोपाल का सबसे बड़ा तालाब या झील क्या है? भोजताल झील। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील दलपत सागर झील। यस, वैसे ही भोजराज के द्वारा बनाया गया कौन सा झील? भोजताल झील। इसने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया और धार नगरी को क्या बनाया? अपना राजधानी बनाया। ये खुद बहुत विद्वान था और अपने दरबार में कम से कम 500 से अधिक विद्वानों को आश्रय देके रखा था। ठीक है, देख ये क्या किया? कल्याणी के चालुक्य को हराया, अहिलवाड़ा के चालुक्य को हराया, परंतु चंदेल शासक किससे हारा? इससे तो बड़ा बड़ा आदमी हार गया, तो विद्याधर से तो हारेगा ही। ठीक, कौन था ये? राजा भोज। कौन था? राजा भोज। अब इसके ऊपर ये देखो, क्यों कविता, कविता तो कविता तो याद रखनी ही पड़ेगी। तो देखो क्या था ये, इसने चिकित्सा शास्त्र पर एक पुस्तक लिखा, आयुर्वेद सर्वस्व। चिकित्सा पर, मेडिकल के ऊपर एक पुस्तक लिखा, आयुर्वेद सर्वस्व। आयुर्वेद। एक स्थापत्य, कैसा कैसा बिल्डिंग होना चाहिए, कैसा स्थापत्य होगा, उसके ऊपर एक पुस्तक लिखाया। क्या? समरागण सूत्रधार। समरागण, ये इतना आसानी से याद हो जाएगा ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन अगर ये रचना याद नहीं हुआ, आयुर्वेद सर्वस्व, तो दिक्कत है बेटा। कुछ और देखो, विद्या विनोद, कंठाभरण सरस्वती, सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा, ये सारी पुस्तकें किसकी है? विद्याधर की। किसकी है? सॉरी, राजा भोज का। राजा भोज का। ठीक, और देखो राजा भोज, इसने धार नगरी में संस्कृत कॉलेज बनवाया। देख ध्यान से सुनो,
एक यही क्वेश्चन आएगा ना, यही क्वेश्चन आएगा। धार नगरी में क्या बनाया इसने? संस्कृत कॉलेज। क्या बनाया? संस्कृत। वहां एक मूर्ति स्थापित किया, किसका? सरस्वती का। काहे का? सरस्वती का। आगे चल के इसको भी मुस्लिमों ने तोड़कर एक मस्जिद बनाया जिसका नाम है कमाल पासा मस्जिद। इससे पहले 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के संस्कृत कॉलेज को तोड़कर, ये धार के संस्कृत कॉलेज को तोड़कर कौन सा मस्जिद बन रहा है? कमाल पासा मस्जिद। कमाल पासा मस्जिद। ठीक है। इसी समय धार जो थी शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। साथ में याद रखना है, देखो जब ये मर जाता है तो बड़े बड़े विद्वान इसके मृत्यु पर क्या बोलते हैं? देखो ये क्वेश्चन क्या पूछेगा, किसकी मृत्यु पर उक्त पंक्ति बोली गई? उदधारा निराधारा निरालांबा सरस्वती। ध्यान से देखो, उदधारा निराधारा निरालांबा सरस्वती। मतलब आज विद्या और विद्वान, विद्या मतलब सरस्वती, विद्वान मतलब कौन? राजा भोज। आज विद्या और विद्वान दोनों क्या हो गए? निराश्रित हो गए। किसकी मृत्यु पर यह वर्ड बोला गया? राजा भोज। ठीक है। क्या बोला गया? उदधारा निराधारा निरालांबा सरस्वती। आज विद्या और विद्वान दोनों क्या हो गए? निराश्रित। ठीक है। आगे चल के 305 एडी में अलाउद्दीन खिलजी मालवा पर क्या कर लेता है? अपना अधिकार, क्योंकि इसका दक्षिण अभियान चालू हो जाएगा मलिक काफूर के नेतृत्व में। ठीक है। अगला शासक कलचुरी वंश। कौन सा वंश? कलचुरी। ये थे कलचुरी त्रिपुरी, छत्तीसगढ़ में कई सालों तक रहेंगे। तो याद रखना है, संस्थापक का नाम कोकल्ल प्रथम। संस्थापक का नाम कोकल्ल प्रथम। संस्थापक का नाम कोकल्ल प्रथम। राजधानी त्रिपुरी। राजधानी त्रिपुरी। पूरी जानकारी छत्तीसगढ़ में देंगे। गंगवंश। कौन सा वंश? गंगवंश। गंगवंश। राजधानी उड़ीसा। राजधानी उड़ीसा। राजधानी उड़ीसा। संस्थापक का नाम देखो इंद्र वर्मा। संस्थापक का नाम इंद्र वर्मा। मात्र याद रखना है, गंगवंश के द्वारा 3 मंदिर जो बनाए गए थे वही इंपॉर्टेंट है। एक ये मंदिर, दूसरा जगन्नाथ मंदिर, और ये भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। 3 मंदिर बस जानना है, किसका? गंगवंश का। तो पहला देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ मंदिर। ठीक है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर। क्या बोला जाता है? पुरी का देखो जगन्नाथ, जगन सभी के नाथ, तो याद रखना अनंत। क्या नाम रखोगे? याद रखोगे अनंत वर्मन चोड़गंग। कौन बनाया इसको? अनंत वर्मन चोड़गंग। कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है। नरसिंह वर्मन चोड़गंग। नरसिंह वर्मन, इसको बनाया ययाति केसरी। कौन बनाता है इसको? ययाति केसरी। पहला बात देखो, गंग वंश के द्वारा केवल आपको याद रखना है, संस्थापक भगवान का नाम है क्या? इंद्र वर्मा। संस्थापक का नाम। गंग वंश के द्वारा 3 प्रमुख मंदिरों का निर्माण कराया गया। इसमें सबसे पहला मंदिर और सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ध्यान से मेरी बात सुनना है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक साथ 3 मूर्ति देखने मिलेगा आपको। बीच वाला जगन्नाथ मतलब कृष्ण भगवान है, एक उसका भाई है, नाम क्या उसका? बलराम, और एक उसकी बहन है सुभद्रा। तो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, ये तीनों का पूजा होता है। ठीक है। ये जो मंदिर है वो लकड़ी से बना है। मूर्ति भी किससे बना है? सॉरी, मंदिर नहीं बोल रहा हूं, अंदर में जो मूर्ति किससे बनी हुई है? लकड़ी से, दारू की लकड़ी से। ठीक है। काय का लकड़ी? दारू का लकड़ी। लकड़ी का नाम है भैया। ठीक है। तो ये सब याद रखना है। भगवान कृष्ण, ठीक है, जो जगन्नाथ बने हैं, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, ये प्रमुख देवता है। ठीक। कहा? जगन्नाथपुरी का। बनाने वाले का नाम अनंत वर्मन चोड़गंग। कौन से लकड़ी से बना भैया मूर्ति? दारू की लकड़ी से। दूसरा इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो यहां जाएगा पैकेज में उसको घुमाया जाता है कहां? कोणार्क। वहां जो जाएगा जगन्नाथपुरी, बाहर 2-4 और एक आध जगह घूमेगा कि जगन्नाथपुरी भर घूमे, तो जबरदस्ती उसको कहां ले जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। पहला बात याद रखना है, इसे क्या बोला जाता है? पैगोड़ा। तो कौन सा पैगोड़ा?
ब्लैक पैगोडा, याद रखना है, ब्लैक पैगोडा बोला जाता है। ब्लैक पैगोडा अगर वर्ड है तो क्या आंसर आएगा? कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसको बनाने वाले का नाम है नरसिंह वर्मन चोड़गंग। अनंत वर्मन चोड़गंग, नरसिंह वर्मन चोड़गंग, सूर्य मंदिर कोणार्क का। बस इसके बाद जिसको पैकेज में नहीं है क्योंकि वो बहुत दूर है, हाँ वहां कोई नहीं जाता है। कई बार ऐसा कई आदमी होगा जो जगन्नाथपुरी 3-3 बार गया है लेकिन आज तक ये मंदिर नहीं गया, लिंगराज मंदिर। कौन सा मंदिर? हाँ ये भुवनेश्वर में है। कहां पर है? भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। ये भी गंगवंश का है, बनाया हुआ आदमी है, नाम है ययाति केसरी। कौन है? तो ययाति केसरी। इसे त्रिभुवन अर्थात भगवान शिव को समर्पित है लिंगराज मंदिर। अरे वैसे भी शिवलिंग का ही तो पूजा होता है। ये क्या है? लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है। इसके बाजू में सोए सेन वंश। बंगाल में कौन सा वंश? सेन वंश। सेन वंश। राजधानी लखनऊती, नहीं जानोगे तुम लोग। उसी का बाद में नाम हुआ विजयपुर, नहीं जानोगे तुम। अब जानोगे नदिया, अभी भी नहीं जाने कहीं हम। नदिया बोलने का मतलब पश्चिम बंगाल का विधानसभा नदिया सीट, याद करो। ममता बनर्जी यहां से हारती है, 2 जगह से खड़े रहती, याद है? नदिया सीट से हारती है। उसी समय पूरा का पूरा फोकस इसी सीट पर था, नदिया सीट पर। ठीक, तो आप लेकिन लखनऊती याद रखना है क्या? आज नाम नदिया है। ठीक। क्षेत्र बंगाल। संस्थापक का नाम सामंत सेन, संस्थापक का नाम। इसके बाद आएगा विजय सेन। कौन आएगा? विजय सेन। उसके बाद आएगा वल्लभ सेन। सामंत सेन, विजय सेन, वल्लभ सेन। वल्लभ सेन जो है एक साहित्यकार था और समाज सुधारक था। इसकी 2 रचना, अद्भुत सागर, दान सागर। अद्भुत सागर और किसकी रचना है? वल्लभ सेन की। किसकी रचना है? लेकिन इसको पूरा कराएगा कौन? लक्ष्मण सेन। इसको पूरा कौन कराएगा? लक्ष्मण सेन। क्योंकि इसके दरबार में, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता था जयदेव। यही क्वेश्चन आएगा। जयदेव की रचना गीत गोविंद, याद रखना है। जयदेव किसके दरबार में था? लक्ष्मण सेन। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, सिर्फ एक ही जन को जानना, लक्ष्मण सेन। सेन वंश का संस्थापक याद रखना, कौन? सामंत सेन। अंतिम शासक याद रखना, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन रहता था? जयदेव। जयदेव की रचना कभी मत भूलना, गीत, बस गीत गोविंद। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। हाँ है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चलिए, लोहार वंश, कश्मीर का शासन। कौन सा शासन? कश्मीर में लोहार वंश बताओ ना। लेकिन याद रखना वहां पर 3 राजवंश था, KUL। एक साथ क्या होगा? कुल। ध्यान से याद रखना है, कश्मीर में जो शासन प्रशासन था वहां पर 3 राजवंश, KUL। के से कारकोट वंश, के से कारकोट, यू से उत्पल, यू से उत्पल, और लोहार। मैं एक ही बोला था लोहार, अब बोल रहा हूं कुल। अब क्या बोल रहा हूं? कुल। ठीक है, कुल। क्या बोलोगे? कुल। कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। कारकोट, उत्पल, लोहार। कारकोट, उत्पल। कुछ नहीं जानना है, कौन संस्थापक, कौन फलाना ढिकाना, सब कुछ नहीं जानना है। ठीक है, मात्र याद रखना है कारकोट नाम का एक वंश था। इसी राजवंश के समय में वेनसांग भारत में एंट्री किया। ठीक है, कारकोट वंश के द्वारा ही मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया गया कश्मीर में। कौन बनाया का किया कुछ मत जानना, जिसको शौक है इतिहास भयंकर पढ़ने का वो पढ़ते रहना। ठीक है, आए हो तो बातों को समझिए और मानिए। जो क्वेश्चन आएगा स्पष्ट बता दूंगा कि यही क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा क्वेश्चन केवल इससे, उत्पल वंश से। और वो भी क्या आएगा पता है? क्वेश्चन क्या पूछेगा? रानी दिद्धा का संबंध, रानी दिद्धा का संबंध किस राजवंश से है? तो याद रखना तीनों में, ये तीनों ऑप्शन में रहेंगे, उसमें से आंसर क्या है?
उत्पल वंश। रानी दिद्धा एकमात्र राजपूत महिला थी जो राजपूत होते हुए भी क्या की थी, शासन की थी। इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा रानी दिद्धा का संबंध किस राजवंश से है, तो उत्पल वंश से। बस इसके मरने के पश्चात यहाँ पर लोहार वंश आ जाएगा। रानी दिद्धा के मरने के बाद कौन सा वंश आ जाएगा, लोहार वंश। कुछ नहीं जानना है आगे, कौन संस्थापक, कौन ये तो कौन वो तो कौन, कुछ नहीं जानना है। केवल आपको क्या जानना है, रानी दिद्धा का संबंध कौन से राजवंश से है, उत्पल वंश से। किससे है, उत्पल वंश से। बस इसके बाद इसी में आएगा अंतिम शासक, कौन सा अंतिम वंश, लोहार वंश। यहां पर एक शासक का नाम याद रखना है, हर्ष। संस्थापक अंस्थापक को छोड़, इसकी उपाधि याद रखना, नीरो। नीरो, नीरो वैसे मूलतः रोम का है। रोम के राजा का नाम था नीरो। एक बार रोम में आग लग गया, पूरा रोम जल रहा था, और ये भाई साहब हंस पाला था। खा राजा है, उधर पूरा प्रजा हाहाकार मचा है, क्या लगा हुआ है, आग। कम से कम ये 2 घंटा हंस को क्या खिलाता है, दाना खिलाता था पर डे। इसीलिए जो भी लोल रहेगा, एकदम कोई मतलब नहीं रहेगा, उसको बोला जाता है नीरो। हीरो नहीं, नीरो। तो इसीलिए बोला जाता है, हर्ष की उपाधि क्या थी, नीरो। इसके शासन काल में भीषण अकाल पड़ता है, एकदम ये बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वैसे ही जैसे रोम जल रहा था और नीरो क्या करता, हंस को दाना। इसीलिए क्या लगा इसके साथ, भारत का नीरो, भारत का नीरो। आगे चल के देखो, इसके दरबारी कवि का नाम कभी मत भूलना, कल्हण। हर्ष के दरबारी कवि का नाम, और हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम, यस, हर्ष के दरबारी कवि का नाम क्लियर आएगा। लोहार वंश के हर्ष के दरबारी कवि का नाम क्या था, कल्हण। इसकी रचना याद रखना है, राजतरंगिणी। आगे और राजा आएगा जयसिंह, ये राजतरंगिणी को पूरा करेगा। राजतरंगिणी के कारण ही जानना है इसको। राजतरंगिणी किसकी रचना है बेटा, कल्हण। किसकी रचना है, कभी नहीं भूलना, कल्हण की रचना का नाम राजतरंगिणी। ठीक है, कल्हण की रचना का नाम राजतरंगिणी। किसके दरबार में था, हर्ष के। ठीक है, आगे ना तुर्कों का आक्रमण होगा। किनका आक्रमण होगा, जैसे मैं बोला बेटा राजपूत, तो राजपूत क्या केवल राजस्थान में है क्या, वैसे ही तुर्क बोलने का मतलब एक पर्टिकुलर जगह नहीं, उस पर्टिकुलर जगह आसपास के लोग क्या कहलाते थे, तुर्क। ठीक है, का शासन हुआ। आगे चल के इसी तुर्की में एक व्यक्ति आएगा, जैनुल आबदीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ कश्मीर, जैनुल आबदीन। इसे ही क्या बोला जाता है, कश्मीर का अकबर, अकबर ऑफ कश्मीर। व्यक्ति का नाम ये क्वेश्चन पूछ चुका है कईयों बार, जैनुल आबदीन, कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर। ठीक है, जितना बोल रहा हूं उतने में ही ध्यान दोगे तो ये इधर तो कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ोगे भी तो कैसे, रानी दिद्धा कौन से वंश की थी। अब याद रखना है कौन कौन सा तीन, अब क्वेश्चन आएगा, कौन कौन से 3 राजपूत वंश कश्मीर में थे। पहला कारकोट वंश, दूसरा उत्पल, और तीसरा, कारकोट को तो जानना ही नहीं है, वेन सांग आया था खत्म हो गया कारकोट। उत्पल में रानी दिद्धा, रानी पहली राजपूत लेडी जिसने शासन किया, इसलिए उसका नाम जानना है, रानी दिद्धा। इसके बाद लोहार वंश, कौन सा वंश, लोहार वंश में पहला आदमी जिसको जानना है, हर्ष। हर्ष को बोला जाता है भारत का नीरो, भारत का नीरो। हर्ष के दरबार में एक कवि रहता था जिसका नाम क्या है, कल्हण। इसकी रचना का नाम क्या है, राजतरंगिणी। बाद में जय सिंह क्या करेगा, इस राजतरंगिणी को पूरा करेगा। उसके बाद याद रखना, तुर्कों का आक्रमण हुआ। तुर्कों में से एक मुस्लिम शासक आएगा जिसका नाम है जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन। इसे बोला जाता है कश्मीर का अकबर। जैसे अकबर भारत के लिए अच्छा काम किया, वैसे कश्मीर के लिए अच्छा काम कौन किया, जैनुल आबदीन। क्या कौन किया, जैनुल आबदीन। ठीक है, अन्य राजवंश, अन्य राजवंश। ठीक, इसमें आ जाओ, पहला काकतीय डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी, काकतीय वंश। यहां पर है
आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़। ये लगा हुआ है तेलंगाना, क्या लगा हुआ है, तेलंगाना। इसी क्षेत्र को बोलते हैं वारंगल, क्या बोला जाता है, वारंगल। ठीक है, तेलंगाना वारंगल, इनकी राजधानी होती थी, किसकी, काकतीय की, किसकी, काकतीय की। ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा प्रथम, संस्थापक का नाम बीटा प्रथम, नहीं जानोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आपको जानना है किसको, प्रताप रुद्रदेव, नाम याद हुआ, देख के तो बोल लो, प्रताप रुद्र देव, प्रताप रुद्र देव। इसके समय में खिलजी का गुलाम, नाम क्या था उसका, मलिक काफूर। इसका कहां पर आक्रमण होता है, वारंगल। ये भाई साहब जैसे सुनता है मलिक काफूर का आक्रमण हो रहा है, बाप रे, तो ये अपना ना एक ठोक ना ऐसा करके मूर्ति बना रहता है, चश्मा उश्मा लगा के। ठीक है, क्या बना रहता है, मूर्ति। अपने जैसे पता चलता है कौन किसका आक्रमण हो रहा है, मलिक का, ये इसको ना एकदम सोने के जंजीर से अपने मूर्ति को क्या करता है, बंधवाता है चारों तरफ से, एकदम जंजीर से बांध देता है। और कोहिनूर का हीरा एक हाथ में, और बाजू में उसका असिस्टेंट मूर्ति पकड़ के आ रहा है। और किसको दिया, भेंट किया जाता है, मलिक काफूर को। क्वेश्चन यही पूछेगा, ऐसा कौन सा शासक है जिसने आत्मसमर्पण करने के लिए अपनी मूर्ति को सोने के जंजीर से बांधा और कोहिनूर का हीरा किसको दिया, मलिक काफूर। यहीं से अभी अभी खोदाई हुआ था, गोलकुंडा का खदान से अब भी खोदाई हुआ था। और ये कहां पहुंच गया, काकती वंश के शासकों से कहां पहुंच गया, मलिक काफूर के पास। मलिक काफूर इसको किसको दे जाएगा, जाके देगा, अलाउद्दीन खिलजी को। कोहिनूर का ही इतिहास एक दिन पढ़ाऊंगा, 1 घंटा का टॉपिक है, कैसे उसका 2 टुकड़ा हुआ, आज महारानी के एक क्राउन में और एक कहां रखा है, म्यूजियम में। समझ में आ रहा है, वहां तक का इतिहास बताऊंगा, कितने बार इधर आया, उधर गया, इधर गया, उधर आया, और आज कहाँ है, तो एक तो म्यूजियम में है, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा कहाँ है, क्राउन मतलब ताज में। ठीक है, हाँ। अपना ये इसने क्या किया, खुद की मूर्ति को सोने के जंजीर में जकड़ा और बांध कर कोहिनूर के हीरे के साथ क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया, तो आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में खिलजी के बाद तुगलक आ जाएंगे, कौन आ जाएगा, तुगलक। इसी में एक और अटैक करेगा, गयासुद्दीन तुगलक। कौन अटैक करेगा, गयासुद्दीन तुगलक। याद हो रहा है, गयासुद्दीन तुगलक का अटैक होगा, किसका अटैक होगा, गयासुद्दीन तुगलक का। ये फिर उस समय फिर शासक कौन है, अभी भी प्रताप रुद्रदेव। और थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, उसको और कमजोर कर दिया। क्या कर दिया, और एकदम कमजोर कर दिया, किसको, काकतियों को। अब इससे चिड़ मच गया, किसको, अन्नम देव को। इसका भाई था, इसका प्रताप रुद्रदेव का एक भाई था, नाम क्या था उसका, अन्नम देव। प्रताप रुद्रदेव का भाई का क्या नाम था, अन्नम देव। ये अन्नम देव क्या किया, अपने भाई को छोड़ा, कुछ सैनिकों को पकड़ा और एक नए क्षेत्र की तलाश में ये इधर बढ़ गया। और ये इस क्षेत्र पर क्या कर लिया, अपना आधिपत्य जमा लिया। और यहां पर उस समय छिंदक नागवंश था। कौन सा नागवंश, छिंदक नाग। और ये बस्तर क्षेत्र पर आकर एक नया राजवंश की स्थापना कर दिया, जो कहलाया बस्तर का काकती वंश। बस्तर का, कहां से आए काकती, समझ में आया, बस्तर में ऐसे आए, वारंगल क्षेत्र से आए थे। कहां से आए थे, वारंगल क्षेत्र से। 2 बार आक्रमण हुआ, एक बार मलिक काफूर पूरा आधा बर्बाद कर दिया, और दूसरा जब गयासुद्दीन तुगलक आक्रमण किया तो पूरा बर्बाद कर दिया। इस तरह ये लोग 1324, देखो ये सन देखो, ये 21 है ना, मैं बात कर रहा हूं 1324 का। ये जो अटैक करेगा कब करेगा, 1324 में छिंदक नागवंशियों को हटाएंगे यहां से। मैं अन्नम देव की बात कर रहा हूं। ये 1321 में किसका आक्रमण हुआ भैया, गयासुद्दीन तुगलक का। किसका हुआ, गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक, यादव वंश, अगला वंश यादव वंश। राजधानी याद रखना देवगिरी। राजधानी कहां थी, देवगिरी बोलने का मतलब महाराष्ट्र। ये देखिए, अगर ये महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का दक्षिण वाला भाग, इतना पार्ट, ये कहलाता था देवगिरी। क्या कहलाता था, देवगिरी। ओके,
बाद में इसका नाम दौलताबाद हो गया, बाद में इसी का नाम क्या हो गया, दौलताबाद। ठीक है। संस्थापक का नाम भिल्लम फिफ्थ। इल्लम भिल्लम नहीं याद होगा तो नहीं याद करना, लेकिन एक बार पढ़ लेना भिल्लम, ऐसे उठपुटांग नाम याद हो जाते हैं। हाँ, कैसा रहता है, यूनिक। ठीक है। बीचा प्रथम, बीचा, हाँ ऐसा नाम याद हो जाता है। ठीक। इसी में आगे बनेगा रामचंद्र देव, पीछे वाला था प्रताप रुद्र देव, पीछे वाला क्या था, ये कौन है, रामचंद्र देव। मलिक काफूर का आक्रमण हुआ देवगिरी पर, उस समय शासक था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव को बोला तू भी आत्मसमर्पण कर ले, बड़े बड़े लोग मेरे ऊपर सोना वोना चढ़ा रहे हैं, हीरा हीरा चढ़ा रहे हैं, बोले ना मैं नहीं कर सकता, प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ेगा। क्या बोला, मैं लड़ेगा। और इसके और मलिक काफूर के बीच लड़ाई होती है, बहुत बहादुरी से लड़ता है, और अलाउद्दीन इसके बहादुरी से खुश होकर इसको अपना जागीरदार बना लेता है। अलाउद्दीन खिलजी इसको बना लेता अपना जागीरदार, और याद रखना है कुछ क्षेत्रों को इसको दे देता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, यादव वंश, राजधानी देवगिरी। ठीक है, बाद में यही देवगिरी क्या कहलाया, दौलताबाद। संस्थापक भिल्लम फिप, संस्थापक भिल्लम फिप। ठीक, याद रखोगे। जिसको जानना है उसका नाम क्या है, रामचंद्र देव। नाम क्या है, रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। इसका मलिक काफूर का आक्रमण होगा, रामचंद्र देव सरेंडर करने से मना कर देगा, इनके बीच युद्ध होगा। रामचंद्र देव बड़े वीरता के साथ विक्ट्री पाने के लिए लड़ता है। इसके बहादुरी से खुश होकर, इसके बहादुरी से खुश होकर क्या कर दिया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको क्या बना लिया था, अपना जागीरदार। क्या बना लेता, अपना जागीरदार। ठीक है। और क्या उपहार में दे देता है, बहुत सारा जागीर। एक वंश याद रखना, होयसल वंश, जस्ट नीचे, जस्ट नीचे ये वाला क्षेत्र होयसल वंश। कौन सा वंश, होयसल वंश। राजधानी इसका एक बार पूछ चुका है, द्वार समुद्र। राजधानी क्या थी इसकी, द्वार समुद्र। ठीक है। संस्थापक का नाम विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन ने वेल्लोर में चेन्ना केशव मंदिर बनाया। अलाउद्दीन खिलजी, इसको कभी एक ही क्वेश्चन आएगा, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश को जीतना चाहता था लेकिन पूर्णता जीत नहीं पाया, वो है होयसल वंश। कौन सा वंश, होयसल वंश। कौन सा वंश, होयसल वंश। ठीक, एक, दो, तीन, चार, प्राण जाए पर ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चलो, मुस्लिम आक्रमण भारत में, मुस्लिम आक्रमण, राजपूत वंश खत्म, ये राजपूत वंश चल ही रहा है, तब भारत में क्या होगा, मुस्लिम आक्रमण। और भारत में जो भी मुस्लिम आक्रमण होगा वो इधर से होगा, इधर से होगा, ये इधर से। यहां पर एक माउंटेन है, क्या, हिंदू कुश पर्वत, यहीं पर दो दर्रा है, एक का नाम है खैबर दर्रा, एक दर्रे का नाम क्या है, खैबर दर्रा, और एक और दर्रा है। ठीक है, अच्छा दर्रा आ जाएगा। इन दो दर्रों से ही होकर जितने भी मुस्लिम आक्रमण होते थे इधर से होते थे। ठीक है। दो प्रकार का मुस्लिम आक्रमण पड़ना है, एक अरब, कहां का, अरब, गल्फ कंट्री वाले सब क्या कहलाते हैं, अरबी। ठीक है। दूसरा याद रखना है तुर्क, नाट तुर्की, तुर्की एक देश है, मैं बोल रहा हूं तुर्क, वर्तमान समय का ईरान के ऊपर वाला हिस्सा देखो, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान भी, ये सब इसी में आ जाएगा, तुर्क में। किस में आ जाएगा, तुर्क में, हिंदू कुश पर्वत के इस पार। ठीक। पहला आक्रमण अरबी आक्रमण, ध्यान से देखो, बोल क्या बोल रहा हूं मैं, अभी तक आक्रमण भारत में हुआ ऐसा नहीं बोल रहा हूं, नहीं हुआ ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। भारत में मुस्लिम धर्म आया कैसे, या मुसलमान आए कैसे, तो कैसे आएंगे, इस आक्रमण से। पहली बार भारत में क्या हो रहा है, मुस्लिम आक्रमण। अभी तक तो हिंदू पढ़ा, अभी तक जैन पढ़े, अभी तक क्या पढ़े तुम, हिंदू पढ़े, जैन पढ़े, बौद्ध पढ़े, ये पहली बार क्या नाम आ रहा है, मुस्लिम आक्रमण। भले राजपूत में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, लेकिन आक्रमण होगा उसके बाद ही ना पढ़ा है। तो पहला आक्रमण हुआ अरबी आक्रमण, पहला आक्रमण का हुआ अरबी आक्रमण। अरबी आक्रमण करने वाले का नाम था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है।
कई लोगों का कारण था धन लूटना, और कुछ लोगों का कारण रहेगा धन लूटने के साथ इस्लाम का प्रचार करना। इस्लाम का प्रचार करने के, अच्छा, दूसरा आक्रमण तुर्क आक्रमण। तुर्क में 3 लोग, सुबुक्तगीन, मोहम्मद महमूद गजनबी और मोहम्मद, बस ये यहां से नहीं पकड़ाएगा, यहां से पकड़ाएगा। पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, बस। ठीक है, अब तो रिलेशन वाले तो है नहीं जो याद रहेगा, ऐसे याद रहना। गजनबी पहले आएगा, फिर कौन आएगा, गौरी, सुबुक्तगीन। इसको गिनना बस है, किसको, पहला था करके, पहला तुर्की था करके गिनना बस है, सुबुक्तगीन, गिन लिए, भूल जाओ। ठीक, चलिए। तो भाई इस्लाम धर्म कैसे आया, उसके बाद आपको देखना। तो देखो, ठीक है, 22 एडी को पैगंबर मोहम्मद का जन्म होता है मक्का में। कहां होगा, मक्का में। तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहां हुआ, मक्का में। कहां हुआ, मक्का में। दूसरा याद रखना, किस गुफा का नाम पूछेगा। गुफा का नाम था हेरा। हेरा की गुफा में ही गॉट इनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। किसकी गुफा में, हेरा की गुफा में क्या पा गए, ज्ञान पा गए। ठीक है, अब देखो एक कैलेंडर चलेगा हिजरी संवत, इनका एक अलग कैलेंडर है। कौन सा संवत, तो इस्लामिक वर्ष को ही कहा जाता है हिजरी संवत। देखो, ये जुलाई उलाई मत याद ना, ये याद ना, 662 हिजरी संवत के प्रारंभ इसी दिन होता है, 662 ईस्वी में। होता क्या है, पैगर मोहम्मद क्या करते हैं, मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं। हज यात्रा भी ऐसी होता है, मक्का से मदीना की यात्रा। लेकिन ये मक्का से जब मदीना की यात्रा की है, तो ये इस तारीख से स्टार्ट हुआ और इस ईस्वी को स्टार्ट हुआ, इसीलिए इसको क्या बोला गया, हिजरी संवत। इनके कैलेंडर में एक साल में 354 दिन, महीना कितना होगा, 12 ही रहेगा, लेकिन डे कितने हैं, 354। हिजरी संवत में 354 दिन, दिनों की संख्या 354। ग्रेगोरियन कैलेंडर में 365 दिन। कितने दिन, 365 दिन। ठीक है, और माह तो 12। ठीक, पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए 5 सिद्धांत दिए। इनके द्वारा दिया गया 5 सिद्धांत, किनके द्वारा, पहला बोले कलमा। हर एक राजा एक मैसेज को खुदवाता है, सिक्के उक्कों के पीछे में अपने नाम से कलमा खुदवाना बोलते हैं, अपनी प्रशंसा में, लगभग समझ लो अपनी प्रशंसा में या ईश्वर की प्रशंसा में कहीं पर जो कोई चीज लिखवाएगा उसको क्या बोलते हैं, कलमा लिखना। क्या बोलते हैं, कलमा लिखना। ठीक है, जहां मैं जितना मैं जानता हूं भैया, नमाज, जिसको नमाज बोल देते हैं, है क्या, लेकिन वो नमाज, नमाज पढ़ते 5 टाइम का, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग, 5। एक जो उपवास रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, रोजा। क्या बोलते हैं, रोजा। ये 3। चौथा दिया हज। हर एक मुस्लिम चाहता है एक बार काहे की यात्रा किया जाए, हज यात्रा। सरकार भी उनको सब्सिडी देती है हज यात्रा के लिए। ठीक है, चौथा याद रखना है हज यात्रा। और एक होता है जकात। क्या होता है ये, जकात। मुस्लिम धर्म के लोग ही अपने धर्म के प्रचार के लिए एक टैक्स देते हैं, हर व्यक्ति। अब टैक्स ना होकर के हर मुसलमान मस्जिद में एक कुछ ना कुछ रकम छोड़ता है अपने हैसियत के अनुसार। कोई करोड़ों छोड़ रहा है, कोई 200 रुपए भी दे रहा है, जैसा जितना जिसका जिसका जितना रहेगा, तो उसको बोला जाता है एक धार्मिक कर है। ये केवल और केवल किससे लिया जाता था, मुसलमानों से। जबकि जजिया लिया जाता था गैर मुसलमानों से। किससे लिया जाता था, अभी 500 साल तक तेरे को मुसलमानों का ही या मुस्लिमों का ही इतिहास पढ़ना है भारत में। अब आ जाएगा 1206 आने वाला है गौरी, ये देखो आ गए ना गौरी तक। इसके बाद 500 साल तक किनका इतिहास पढ़ना है, केवल मुस्लिमों का। तो ये इन चीजों से अब जकात, जजिया, खुम्स, खराज, ये सब नामों से आपको परिचित होना है। ठीक है, हाँ, सबसे परिचित होना है। बादशाह, सुल्तान, अब ये सब नाम आएगा। अब गया राजाधिराज, विक्रमादि, गया सब। ठीक है, अब इनका नाम इनका चलेगा। तो इनमें से याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम, पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाला। अब देखो मैं कारण बता रहा हूं, मुस्लिम धर्म आ गया, विश्व में मुस्लिम धर्म का उदय हो गया।
मुस्लिम धर्म से अब इधर से पहला आक्रमण भारत पर करेगा मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला अरबी आक्रमण या पहला मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। कब कर रहा है? 712। किस एरिया पर कर रहा है? सिंध। उस समय राजा दाहिर को क्या करता है? पराजित करता है। क्षेत्र कौन सा है? सिंध, ठीक है। लेकिन आपको जब 12 नहीं मिलेगा तो ऑप्शन में मिलेगा 13, मुल्तान, ठीक है। क्या जगह मिलेगा? मुल्तान। तो पहला, सबसे पहला आंसर आपको लेना है 712, ऑप्शन में नहीं होगा 713, दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, नन ऑफ दिस, और कोई आंसर लेना ही नहीं है। तो दोनों आंसर बनेगा। अगर 712 ऑप्शन में तो 712। हाँ, ये देख लेना सिंध पर है कि मुल्तान पर है। सिंध पर 712, मुल्तान में 713, ठीक है। सिंध और मुल्तान के बाद, ठीक है, ये भारत को जीतेगा और भारत में क्या चालू कर देगा? जजिया टैग कर लेना प्रारंभ कर देगा। जिस क्षेत्र को जीत रहेगा वहां पर क्या लेगा? जजिया लेगा। पहला बात तो याद रखना है, ये एक प्रकार का गैर मुसलमान कर था। जितने मुसलमान होंगे वो नहीं देंगे, जो नॉर्मल होंगे, जो मुसलमान नहीं होगा वही इस टैक्स को देगा। नाम क्या था? जजिया। नाम क्या था? जजिया। ये एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। आप जजिया देते रहिए, आप सुरक्षित रहेंगे। आप जजिया देते रहेंगे, आप क्या होते रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। तो ये याद रखना है, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ये एक प्रकार का कैसा कर था? सुरक्षात्मक कर था। कैसा कर था? तो सुरक्षात्मक कर। लेकिन 5 लोगों को छूट दे के रखा गया। 5 प्रकार के लोगों को नहीं देना है जजिया। पहला लड़का, दूसरा बुजुर्ग, बच्चा और बूढ़ा, बच्चा और तीसरा लोल महिला, बच्चा बच्चा और बूढ़ा ये नहीं देगा, महिला नहीं देगा। खोरवा कहां से देगा? तो खोरवा भी नहीं देगा। विकलांग, चौथा कौन बच गया? विकलांग। और पांचवा, उस समय बड़ा इज्जत दिया जाता था ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मण भी नहीं देगा। ये 5 को छोड़कर बाकी सब क्या देंगे? जजिया। क्या देंगे? जजिया। तो जजिया क्या था? एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था, जो किनसे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से। किनसे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से, ठीक है। अब देखो जजिया के बारे में 2-4 बात ध्यान से सुनना और यहां से क्वेश्चन आएगा ही। भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन कासिम। आगे चल के देखो, थोड़ा दिन बाद गुलाम के बाद तुगलक वंश आ जाएगा। तुगलक में आएगा फिरोज शाह तुगलक। तुगलकों में कौन आएगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक हुआ जिसने किससे जजिया लेना चालू कर दिया? तो क्वेश्चन पूछेगा, ब्राह्मणों से जजिया लेने की प्रथा किसने प्रारंभ किया? फिरोज शाह तुगलक। एक बात, आगे चल के अकबर अपने शासन, इन हिज रूलिंग पीरियड, अपने शासन काल में जजिया को बंद करा देगा, क्योंकि उसकी एक पॉलिसी थी। किससे शादी कर लिया था वो? हाँ, राजपूत महिला से शादी कर लिया था, जिसका नाम क्या था? जोधाबाई। अकबर के महान बनने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? जोधाबाई की, ठीक है। अकबर द ग्रेट नहीं लगता ना, अनपढ़ था, पूरा ज्ञान दूसरे से लेता था, अनपढ़, बचपना ही ऐसे कटा है, क्या करेगा? दूसरे के अस्तबल में पैदा हुआ है। पिताजी संघर्ष में पिता संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा ही आदमी तो इतिहास लिखता है। तुम्हारे टाइप का थोड़ी जाएगा भी, पत्ती बुझाए, खाना माँ खाना दे, पूछता इधर इधर उधर, गुलाबी चादर ओढ़े, अरे सुध बाबा। तो ऐसा व्यक्ति ही इतिहास लिखेगा जो अभावों का जीवन जिएगा। बिस्कुट खा के पढ़े हैं हम लोग, समझ में आ रहा है? ठीक, बिस्किट खा खा के। तो ऐसा ऐसा भाई साहब, ऐसा जीवन जियोगे तो कहां से? अरे ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं था, ऐसा नहीं, समय नहीं था, वो भी समय वेस्ट नहीं करते थे। पोहा बन रहा था, 1 किलो पोहा, पेट भर। कैसा खाते थे? दे, ऐसा तुम लोग के टाइम चम्मच चम्मच नहीं, पोहा बनता था कैसा? पेट भर खाते थे। समझ में आ रहा है? तुम लोग को क्या बताऊं रे। अकबर अपने रूलिंग पीरियड में, अपने शासन काल में इसने जजिया को करवा दिया, बंद कर दिया अपने समय में बस। इसीलिए अकबर महान बनने के पीछे ये सब कारण है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद आ जाएगा इसका बेटा लोल, औरंगजेब। ये फिर क्या चालू करा देगा? नहीं भैया, पैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पिताजी ऐसा पाया था, शाहजहां, दिन रात बेगम, कैसे करें बेगम, मर गई बेगम,
पूरा खानदान का पैसा कहाँ लगा दिया? ताजमहल में। जो लोग पूरे दुनिया का पैसा बांटते तब इन्हीं के पास पैसा नहीं है, क्या करेगा? वो मजबूरी में फंसा था, पैसा नहीं लेकर जिएगा कैसे? सिर्फ दिन रात जिएगा। और साल देख, बड़ा तकलीफ ये था कि बोला अपने बेटे को, अगर मेरे को कैद में रखना है, इसी का बेटा इसी 7 साल तक एक तो कमर बंद करके रख दिया, ठीक है, औरंगजेब। तो बोले मेरे ऐसा जगह कर जहां से कम ताजमहल दिखते रहे, मैं बेगम को देखना चाहता हूँ। बेगम सिधार चुकी, ठीक है। उसके कमरे में खिड़की था, वहां से क्या दिखता था? केवल। और ये वो अपने उन हसीन समय को याद कर करके डोकरा निपट गया, ठीक है। अब ये बताया ना, किसी सक्सेसफुल आदमी के पीछे महिला का हाथ हो ना हो, एक बर्बाद आदमी के पीछे कंफर्म होता है, ठीक है, 100%। इसके बाद आया, देखो ये एकदम, देखो ये दिन रात क्या देखता था? ऑर्केस्ट्रा। दिन रात क्या देखता था? ऑर्केस्ट्रा। नाम क्या था इसका? मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक। सिर्फ एक सूत्र, 4 तो मारे रटारट, 4 पैक, और उसके बाद दिन रात एक तो पीता था, दूसरा ऑर्केस्ट्रा देखता था, ठीक है। फिर एक ही काम था जीवन का। क्यों? छोटा मोटा आदमी नहीं था, तुम लोग के टाइप का। गुपचुप भी खाओगे 10 का दे दे। भी अच्छा चल, बहुत ज्यादा खा 20 का दे दे, इस टाइप का नहीं। समझ में आ रहा है? ये राजा था। क्या था ये? राजा। अरबों की संपत्ति मिली थी, फोकट का। दिन रात क्या करना है? एक सूत्री काम, क्या देखना है? ऑर्केस्ट्रा। आज अर्जुन से बुला लिया तो कल कहीं से बुला लिया, ठीक है। परसों चांपा का चल रहा है तो फिर शक्ति, ऐसे दिन रात ऑर्केस्ट्रा। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा काम जिसके कारण इसको पूछा जाता है, इसने क्या किया? जजिया कर पर पूर्णता प्रतिबंध लगा लिया। दुनिया के लिए रंगीला होगा, अपने लिए क्या करना है? ये बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। ये इसने क्या किया? जजिया कर को पूरा का पूरा क्या कर देता है? समाप्त करता है। इसीलिए क्वेश्चन में बना हुआ है, किस बादशाह को रंगीला बादशाह कहते हैं? मोहम्मद शाह। किसको? मोहम्मद। क्वेश्चन पूछा हुआ है और आता भी है, ठीक है। अरबी आक्रमण का प्रमुख कारण याद रखना है, धन लूटना। अरबी आक्रमण का मेन काम क्या था? भारत में अरब आक्रमण का एक ही मकसद था, क्या? धन लूटना, ठीक। चलिए, इसके बाद आ जाइए तुर्क आक्रमण। कौन सा आक्रमण? तुर्क। एक जन को गिनना है, क्योंकि गिनती में सुबुक्त गिन दिए, छोड़ दो। दूसरा याद रखना डायरेक्ट, कौन? मोहम्मद गजनवी। भारत के कुछ क्षेत्रों पर जीतेगा, छोड़ दे। मोहम्मद गजनवी ये गजनी का शासक था और यह वंश यामनी था। मोहम्मद गजनवी के बारे में कुछ नहीं जानना है। 1000 से लेके 1026-27 तक 17 बार आक्रमण किया। प्रमुख कारण इसका भी धन लूटना था। इसका बहुत बार अटैक होता। पहला आक्रमण देखो 1001 राजा जयपाल। छठवां आक्रमण 1008 राजा आनंदपाल, ठीक है। 16वां आक्रमण सोलंकी शासक भीम प्रथम। याद आ गया? कौन सा शासक? भीम प्रथम। इसी ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा। ये इसका लड़ाई हो गया। इसका अंतिम शासक जब ये जा रहा था तो इसको ना बीच बीच में कौन रोकता था? जाट। कौन रोकते थे? जाट। इसीलिए इसका अंतिम अभियान जाटों के विरुद्ध था। ठीक से बोलना, फिसलना मत। अंतिम अभियान जाटों के विरुद्ध। अंतिम अभियान जाटों के विरुद्ध, ठीक है। हाँ, इन दोनों का, चाहे सुबुक्तकीन का बोल, चाहे किसका बोल, गजनवी का बोल, इन दोनों के लूट कारण क्या था? धन लूटना। ये शासन वासन नहीं करना चाहता था, आता था लूटता चला जाता था, आता था लूटता था और चला जाता था, ठीक है। ध्यान से देखना है। इसके साथ 3 इंपॉर्टेंट साहित्यकार, लिटरेचर, तीनों का नाम याद रखना है। यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पहले तो साहित्यकारों के नाम याद रखो। अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी। अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी। अलबरूनी की 3 रचना, ठीक है। तहकीक हिंद, सॉरी, तहकीक हिंद। इसी को कई लोग बोलते हैं तारीख हिंद। आपको दोनों अलग अलग याद रखना, तहकीक हिंद और तारीख हिंद। और एक याद रखना, किताबुल हिंद।
ये ले, तहकीक हिंद, तारीख हिंद, किताबुल हिंद, अलबरूनी की रचना। तहकीक हिंद, तारीख हिंद और किताबुल हिंद किसकी रचना? अलबरूनी की रचना। एक को याद रखना है, तारीख यामिनी उतबी का है। देखो तारीख इसका भी था, इसमें भी है, लेकिन इसमें यामिनी क्यों? ये यामिनी वंश का था। कौन से वंश का था? यामिनी वंश का। तो तहकीक या तहरीक यामिनी कौन लिखा? उतबी। तहकीक हिंद, तारीख हिंद और किताबुल हिंद कौन लिखा? अलबरूनी। और फिरदौसी सबसे ज्यादा पूछेगा, फिरदौसी शाहनामा, किंग शाह, क्या लिखा? शाहनामा। चल आगे। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला प्रथम मुसलमान, जिसने काय का अध्ययन किया? पहला, सॉरी, पुराणों का अध्ययन करने वाला एकमात्र मुसलमान या सबसे पहला मुसलमान कौन था? बाद में और आएंगे, सॉरी, एकमात्र नहीं, प्रथम। ठीक है ना, प्रथम। अकबर के नवरत्नों में कई लोग पढ़ेंगे पुराण, ठीक है। गजनवी की मृत्यु कब हो जाती है? 1030 में। खत्म पहला चैप्टर। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट राजा आएगा, कौन? गौरी। कौन आएगा? गौरी। गौरी या तो ये मुसलमान खैबर दर्रा से आते थे या गोमल दर्रा, ये दोनों दर्रा याद है ना, हिंदू कुश पर्वत पर है। ठीक है। ये कहाँ का रहने वाला था? गौर प्रदेश का। कहाँ का? गजनी भी बोल तो भी चलेगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसका पहला आक्रमण 1175 सिंध प्रांत। इसके, इसका अंतिम जाट, इसका पहला जाट। ठीक है। उसका अंतिम अभियान जाटों के विरुद्ध, इसका पहला अभियान जाटों के विरुद्ध। उसके बाद 1178 सोलंकी शासक भीम द्वितीय इसको क्या कर देता है? हरा देता है। याद आया? इसके बाद याद रखना है, इसका तीसरा तराइन का पहला पृथ्वीराज चौहान इसको क्या करता है? हरा देता है। इसके बाद ये क्या करता है? 1992 में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। इसके बाद चंदावर के युद्ध में क्या होता है? मोहम्मद गौरी किसको हरा देता है? जयचंद को। अब देखो 94-95 के आसपास का किस्सा बता रहा हूं मैं। दिल्ली भी इन्हीं का, ठीक है, अजमेर भी इन्हीं का, कन्नौज भी इन्हीं का। अब पूरे तरफ कौन चल रहा है? केवल और केवल गौरी। कौन चल रहा है? पूरा गौरी। जयचंद भी नहीं रहा। ये क्या करता है? अपने गुलामों को प्रमोट करता धीरे से। देखो, ये छठवां और अंतिम अभियान 1206 में पंजाब की एक जनजाति रहती, खोखर। पंजाब, खोखर जनजाति, पंजाब की जनजाति का नाम खोखर जनजाति। ठीक है। इस पर ये आक्रमण करता है और खोखर राजपूत राजा का नाम था उस समय शहाबुद्दीन। राजा का नाम क्या था? शहाबुद्दीन। इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन शहाबुद्दीन का भी एक तलवार किसको पड़ जाता है? मोहम्मद गौरी को। और वो उस समय कहा फिटनेस का सुई हुई, ठीक है, निपट गया भाई उसी में। और क्या हुआ? जैसे ये मरा, मरने से पहले ही अपने गुलामों को, इसके कितने गुलाम? 3 फेवरेट गुलाम, इसमें से सबसे प्रमुख कुतुबुद्दीन, इसको दिल्ली दे दिया। किसको दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली। उसके बाद इसका दूसरा गुलाम कुबाचा, इसको सिंध, मुल्तान वाला क्षेत्र सिंध, किसको दे दिया? कुबाचा को। और यलदौज को दे दिया गजनी, जहां इनका मूल निवास था। गजनी किसको दे दिया? यलदौज को। कुबाचा को क्या दे दिया? सिंध। और कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या दे दिया? दिल्ली। ये अपने गुलामों को दिया। इसीलिए अब जो वंश पढ़ना है आपको, पढ़ना है गुलाम वंश। क्या पढ़ना है? गुलाम, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। इस तरह भारत में उदय हुआ गुलाम वंश का। ठीक है। राजपूत वंश खत्म हुए किनके कारण? मुस्लिम आक्रमण से। कैसे खत्म हुए? मुस्लिम आक्रमण से। पहला अरबी आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम 712-713। उसके बाद 2 तुर्क, 3 थे, गिन दिए, सुबुक्त, गिन। उसके बाद इंपॉर्टेंट गजनवी। उसके बाद था गौरी। गौरी मर गया 1206 में। वो गौरी कब मर गया? 1206 में। अंतिम अभियान याद रखना, खोखर जनजाति। खोखर जाति कहां का था? ये पंजाब का। मरने से पहले अपने गुलाम, 3 गुलामों के बीच में राजपाट बांट दिया। दिल्ली वाला क्षेत्र किसको दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली का क्षेत्र किसको दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद दूसरा क्षेत्र किसको दिया? सिंध का कुबाचा को। और यलदौज को किसको दे दिया? गजनी का क्षेत्र किसको दे दिया? गजनी को। गौरी ऐसा व्यक्ति था जो अपने सिक्कों में लक्ष्मी माता का फोटो, एक तरफ लक्ष्मी माता का फोटो रखता था और दूसरे तरफ क्या लिखाता था?
कलमा। किसके सिक्कों में लक्ष्मी माता का अंकन हुआ करता था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। गौरी के साथ एक एकदम प्रसिद्ध सूफी संत आया, मोइनुद्दीन। इसी ने भारत में कौन से वंश का नींव डाला? चिश्ती संप्रदाय। ये एक प्रकार का सूफी गीत गाता था और जनता को और अल्लाह को याद करता था। कौन सा वंश? चिश्ती संप्रदाय। अगला इसका शिष्य कौन आ जाएगा? मोइनुद्दीन चिश्ती का बख्तियार काकी। बख्तियार काकी का चेला बाबा फरीद। बाबा फरीद का चेला, अरे दिल्ली अभी दूर है। हाँ, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य अमीर खुसरो। ये चिश्ती सिलसिला आ जाएगा, फिर कादरिया सिलसिला आ जाएगा, नक्शबंदी आ जाएगा, बहुत सारा पढ़ना है। ठीक है, हाँ।